रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है रे रोशनी? है दादा। ओके ठीक है। ओके चलो सर, तो फिर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक मार्केट के ऊपर हम लोग क्या बात कर रहे थे टेक्निकल पे? लास्ट क्लास में क्या चर्चा हुआ था, याद है किसी को? हाँ सर, वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स, वेरी गुड ज्योति, वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा कि मार्केट जो चलता है उसमें जो बाइंग और सेलिंग का जो प्रेशर चलता है ना? बाइंग सेलिंग अलग अलग काउंट होता है कि एक साथ काउंट होता है वॉल्यूम के अंदर? आपने किसी को 100 शेयर सेल किया, कोई आपसे 100 शेयर बाई किया, तो क्या वो 100 प्लस 100 200 काउंट होगा कि वो 100 ही काउंट होगा? वॉल्यूम्स में 100 ही काउंट होगा। थैंक यू सर, ये वाला बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और वॉल्यूम के बेसिस पे कैसे ट्रेड सेटअप होता है ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाना था, जबरदस्त डिस्कशन था सर, तो ये इंपॉर्टेंट था। ओके ठीक है, चलो तो फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दो एक जन का थोड़ा सा कुछ ज्वाइनिंग प्रॉब्लम बोल रहे हैं, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इनको। ठीक है चलो देखते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, आज बेसिकली डिस्कस क्या करना है, आज का डिस्कशन रहेगा सर मूविंग एवरेज में। आप लोग मूविंग एवरेज के बारे में सुने हो? मूविंग एवरेज, हाँ सर, आप लोगों ने कभी सुना है मूविंग एवरेज के बारे में? यस ना? चलो सर, वही मूविंग एवरेज का पूरा एनालिसिस होगा आज कि किस तरह से मूविंग एवरेज के थ्रू से हम लोग मार्केट में ट्रेड सेटअप कर सकते हैं, स्टॉक बाई कर सकते हैं, सेल के लिए जा सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर्स एज वेल एज ए ट्रेडर। इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत वाइटल होता है मूविंग एवरेज, सीरियसली। मतलब जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज में भी स्टॉक मार्केट में आते हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडर बनो ना बनो, इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत फायदा होता है अगर आप मूविंग एवरेज समझते हो। अनिमेश गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो मूविंग एवरेज के बारे में अभी जस्ट डिस्कशन चालू हुआ अनिमेश, कुछ ज़्यादा मैंने बोला नहीं है, बस मूविंग एवरेज पढ़ाऊंगा यही बात कर रहा था। ठीक है चलो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों के साथ मूविंग एवरेज का जो भी कहानी है, जो भी बैकग्राउंड स्टोरी है, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। अच्छे से सुन लो, बिकॉज जिंदगी भर काम आने वाली एक टॉपिक है। जैसे लास्ट दिन वॉल्यूम भी बहुत वाइटल था, वॉल्यूम के बेसिस पे आपका ट्रेड सेटअप डिपेंड करता है, वैसा ही मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड सेटअप डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? मूविंग एवरेज। सबको स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं? है दादा। ओके एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम हो जाता है किसी किसी को समझ में नहीं आता। गुड मॉर्निंग सुमन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। কি প্রবলেম হয়ে গেছিল তোমার? ওই আমার অ্যাকাউন্টে কি বারবার প্রবলেম হয়। কি প্রবলেম হয়েছে? ओके देखो, मूविंग एवरेज अभी स्टार्ट किए सुमन, ज्यादा कुछ बोला ही नहीं मैंने। आज एक्चुअली मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करना है, तो मैं वही बात कर रहा था कि आज मैं मूविंग एवरेज बताऊंगा। जैसे लास्ट दिन हम लोग वॉल्यूम के बारे में पूरा डिटेल्स एनालिसिस किया था, वैसा ही आज का डिस्कशन, जैसे लास्ट दिन वॉल्यूम था और आज का डिस्कशन होगा मूविंग एवरेज, बस यही मैं बात कर रहा था।
तो बेसिकली मूविंग एवरेज इन सिंपल अगर मैं आपको कहूँ कि मूविंग एवरेज क्या है, तो आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ये जैसे ये जो स्टॉक है, ये आईटीसी का स्टॉक मेरे पास अभी ओपन है प्लेटफॉर्म में। अगर आप थोड़ा सा नजर डालते हो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर? हेलो, ये एक दिन का है, दिस इज ये 1 डे का है, ठीक है। अगर आप मंथली चार्ट भी निकालोगे तो या वीकली चार्ट निकालोगे तो आपको अब जैसे पर वीक के चाहोगे तो वीक के बेसिस में, आप पर डे के चाहोगे तो डे के बेसिस में, जैसे चाहोगे आपको वैसा चार्ट मिलेगा। ऐसे इसके ऊपर किस तरह से मूविंग एवरेज ड्रॉ किया जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊँ था। आज तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसको कैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू से किया जाता है वो आपको मैं फिर बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये जो स्टॉक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आईटीसी का ये स्टॉक है, ये लास्ट 5 दिन में, ठीक है, डे वाइज अगर बात करूं तो 5 दिन में क्या इसका मूवमेंट है सर, मूवमेंट के बेसिस में इसके प्राइस में क्या इफेक्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये एवरेज प्राइस से हायर में चल रहा है अगर आप डे वाइज बात करो। अगर आप वीकली बात करो तो भी आपके पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, क्या ये अपना एवरेज प्राइस से ज्यादा है, कम है करंट प्राइस। तो ये आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि अगर करंट प्राइस एवरेज प्राइस से कम है तो क्या करना चाहिए, अगर करंट प्राइस एवरेज प्राइस से ज्यादा है तो क्या करना चाहिए। तो ये बहुत वाइटल पार्ट है कि भाई एवरेज, सबसे पहले ये सिंपल एक तरीका से बना हुआ है, एवरेज पे बना हुआ है। जैसे अगर आप यहाँ पर मैं investing.com में एक बस चेक कर रहा था कि मूविंग एवरेज के बेसिस में, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2148 करंट स्टॉक प्राइस चल रहा है। अगर मूविंग एवरेज के बेसिस में बात किया जाए तो मूविंग एवरेज बोल रहा है सर कि 100% बाई 1 वीक के बेसिस में, टेक्निकल एनालिसिस 1 वीक के बेसिस में मूविंग एवरेज बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाई। नाउ पॉइंट इज दैट ऐसे तो हमें दिख जाता है कि भाई मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाई बोल रहा है, बट वाई, क्यों स्ट्रॉन्ग बाई बोल रहा है, इसका एनालिसिस तो होना चाहिए ना कि मूविंग एवरेज के बेसिस में 100% बाई बोल देता है, ठीक है। बाकी ऑस्किलेटर्स, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स, ये सब मैं बाद में बात करता हूँ, बट पॉइंट इज दैट कि मूविंग एवरेज, ठीक है। इसमें अगर आप डे का देखो, अगर आप 1 डे का देखोगे तो भी स्ट्रॉन्ग बाई बोल रहा है मूविंग एवरेज के बेसिस में। अगर आप 30 मिनट्स के बेसिस में देखोगे, ठीक है, ऐसे तो आज सैटरडे है, बट अगर 30 मिनट्स का जो फ्राइडे वाला था उसके हिसाब से बोल रहे नहीं, इसको सेल कर देना चाहिए। 15 मिनट्स के बेसिस में भी स्ट्रॉन्ग सेल, 5 मिनट के बेसिस में स्ट्रॉन्ग सेल, 1 मिनट के बेसिस में स्ट्रॉन्ग सेल। लेकिन अगर 1 मंथ के बेसिस में देखोगे तो क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाय। दैट मींस रिलायंस पे, ऐसे तो रिलायंस पे ट्रेंड चल रहा है आजकल, आप लोगों को खबर है ना रिलायंस के बारे में कुछ? हाँ, रिलायंस का कुछ खबर मिला? हाँ, सऊदी आरामको। हाँ सर, आरामको ने कितना कितना बिलियन का सर? 25 बिलियन। 5 बिलियन? 25 सर। 25 बिलियन। ये ट्रेंड इसलिए बना है, अब आपको यही मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेंड कैसे बनता है वो भी आपको समझना होगा। मतलब ऐसे ही मूविंग एवरेज क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। आरामको इन एडवांस स्टॉक्स टू बाय स्टॉक वर्थ ₹25 बिलियन इन रिलायंस, इसका रिपोर्ट आया है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर कुछ एनालिस्ट ने भी जवाब दिया है कि रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस है, इसीलिए मैं ग्रुप में डिस्कस कर रहा था थोड़ा सा, बट मेरा लास्ट वीक तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। ऐसे पतंजलि का भी एक अच्छा खासा ट्रेंड क्रिएट हुआ है, रुचि सोया का, आप लोगों ने खबर किया? रुचि सोया का भी एक स्पेशल ट्रेंड क्रिएट हुआ है। रुचि सोया का ट्रेंड क्रिएट होने के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज मतलब पतंजलि को इसीलिए मिला है वो वाला मतलब कॉन्सेप्ट कि क्यों पतंजलि करना चाहता है। ऐसे ऑलमोस्ट 2500 के आसपास का टारगेट भी मोतीलाल ओसवाल देके रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। तो ये सब तो खबर आपको मिलता जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। तो ये ट्रेंड क्रिएट करने के पीछे का रीजन है कि भाई रिलायंस मतलब सऊदी आरामको जो वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक है, मतलब बाई मतलब नेट वर्थ वर्ल्ड में सबसे बड़ा सबसे पैसा वाला कंपनी अगर कोई है तो वो आरामको है। ऐसे आप लोग जानते हो तेल का डीलर है आरामको, ठीक है। तो ये सऊदी आरामको रिलायंस में अगर डीलिंग्स लेगा, ठीक है, 25 बिलियन से, तो ऑब्वियसली रिलायंस का कैपिटल बढ़ेगा और रिलायंस का बिजनेस में ग्रोथ आएगा, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन सवाल तो यही है कि ट्रेंड को पहचानना कैसे है। जैसे पतंजलि को लेके जो मैं आपको बोल रहा था रुचि सोया का, रुचि सोया इसका शेयर प्राइस में जो मूवमेंट दिख रहा है, अगर आप रुचि सोया का शेयर प्राइस का मूवमेंट देखते हो लास्ट 1 हफ्ते में, आप देख सकते हो। मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये सब के पीछे रीजंस होता है, ठीक है। ये लास्ट 1 मंथ में आप देख सकते हो किस तरह से रुचि सोया में
एक मूवमेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। ऐसे तो इस ये वाला शेयर लास्ट ईयर में बहुत भयंकर सा, ऐसे तो अभी भी 99% इसका होल्डिंग जो है प्रोमोटर के हाथ में, ठीक है। तो इसलिए ऐसे स्टॉक में ट्रेड लेना मतलब हमेशा जोखिम के साथ होता है। एक दो शेयर अलग बात, लंबा चौड़ा शेयर अभी भी मुश्किल में है। बट रुचि सोया में एक फ्यूचर आने वाला है। क्या फ्यूचर है वही मैं आपको न्यूज में बता रहा हूँ। देखो सर, रुचि सोया रामदेव बाबा के पास है। रुचि सोया का शेयर किसका है? रामदेव बाबा के पास। पतंजलि जो है रामदेव बाबा का, उन्होंने ही इसको लिया है। अब रुचि सोया ऑलमोस्ट आईपीओ के लिए, सॉरी आईपीओ नहीं, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। एफपीओ, आईपीओ तो नहीं हो सकता बिकॉज ऑलरेडी एक बार आईपीओ आ चुका है इसका। आईपीओ के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है आईपीओ एफपीओ रिगार्डिंग, इसके लिए स्टॉक मार्केट बेसिक्स का मेरा क्लास है, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग डिटेल्स में देखना चाहते हो तो मुझे एक बार बताना सर, ठीक है। आईपीओ एफपीओ के पूरा डिटेल्स एनालिसिस एकदम लीगल कॉन्सेप्ट में बता हुआ है। तो अभी क्या बोलना है सर, बेसिक बात है कि रुचि सोया जो 2019 में आया था, मतलब पतंजलि ने एक्वायर किया था, तो ये बोला है कि भाई वो आईपीओ में आए, एफपीओ में आएगा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के लिए आएगा, जिसमें वो 4,350 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करना चाहता है एडिबल ऑयल में। बेसिकली इनका पाम ऑयल का ही बिजनेस है। रुचि सोया मतलब वही न्यूट्रेला सोयाबीन वाले, ठीक है, जिनका फैक्ट्री वगैरह मतलब हालत खराब हो गया था तो रामदेव ने उसको खरीद लिया अच्छा डील के। उसका अलग ही स्टोरी है रुचि सोया का, मैं बाद में बात करूंगा कि कैसा डील हुआ था, ठीक है। मतलब सब चीज एक साथ खिचड़ी पक जाएगा। लेकिन मैं आपको बस इसके पीछे यही कहानी है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर्स का रिसेंट एडिबल ऑयल का खबर अगर आप लोगों ने देखा है आप लोग एडिबल ऑयल के बारे में प्राइम मिनिस्टर्स ने क्या बोला है? हाँ, पता है किसी को? अरे बोलो सर। नरेंद्र मोदी एडिबल ऑयल के बारे में देखो, पीएम मोदी वांट्स इंडिया बिकम आत्मनिर्भर इन पाम ऑयल प्रोडक्शन। इंडिया नहीं चाहता कि इंडिया इतना ज्यादा तेल फॉरेन से इंपोर्ट करे। इंडिया चाहते हैं कि इंडियन मार्केट में ये मतलब इंडिया खुद ही अपना तेल बना ले, स्पेशली एडिबल ऑयल जो खाने वाला तेल होता है। तो इंडिया चाहता है कि कुकिंग ऑयल सस्ता करे। तो सस्ता तभी बनेगा जब इंडिया खुद बनाएगा, ठीक है। जब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपने ही देश में प्रोडक्शन करेंगे। यस ना? अरे क्या मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? जब हम लोग अपना चीज खुद प्रोडक्शन करेंगे तभी तो सस्ता पड़ेगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सब कहानी इन फंडामेंटल लेवल में मिलता जुलता पॉइंट है। यहाँ पर मोदी जी बोल रहे कि ऑलमोस्ट, ये देखो, मोदी सेड ऑन August 9 आफ्टर वर्चुअली रिलीजिंग 9th इंस्टॉलमेंट ऑफ 19,500 करोड़ टू 9.75 करोड़ बेनिफिशियरी फार्मर्स अंडर पीएम किसान स्कीम। अच्छा ये छोड़ो, ये ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट एडिबल ऑयल प्रोजेक्ट के लिए, ये 11,040 करोड़। ये देखो, द सेंटर हैज okayed the 11,040 crore national mission on edible oil palm oil days after PM नरेंद्र मोदी called on farmers to make in India आत्मनिर्भर। अब पॉइंट यही है कि ये जो प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने बताया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया, तो इसके ऊपर बेस करके रुचि सोया का भी प्लान आ गया कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे इसके ऊपर तो बेस करके मुझे तो डील मिलने वाला है। तो किसका बिजनेस कब किस पे डिपेंड करता है, इसका खबर आपको जरूरी होता है, और इसी के बेसिस में ट्रेंड भी क्रिएट होता है। तो मैं बेसिकली आपको ट्रेंड कैसे क्रिएट होता है वो मैं बता रहा था आपको। जैसे आप लोग तो जानते हो यूट्यूब में ट्रेंड कैसे क्रिएट होता है, यूट्यूब में वायरल वीडियोस कैसे क्रिएट होता है। कभी कभी किसी किसी का वायरल क्रिएट हो जाता है ना कि भाई कुछ खास करता है, कुछ स्पेशल अट्रैक्शन करता है। जैसे रिसेंटली एक रैप स्टार है, आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, रैप म्यूजिक जानते हो ना, एक श्रीलंकन एक रैप म्यूजिक मतलब सिंगर है, किसी को पता है सर क्या नाम है उनका? समथिंग डिसिल्वा, यूहानी, नाम सुने हो आप लोग? बड़ा वायरल हुआ है, ट्रेंड क्रिएट हुआ है, पता है किसी को? हाँ, अरे वाह गजब है। नहीं एक्चुअली ट्रेंड क्रिएट हुआ है, यूहानी बोल के एक श्रीलंकन रैप म्यूजिशियन है, इंडियन म्यूजिक के साथ भी काम करता है, तो गजब का रैप करता है सर, गजब का रैप करता है। तो एग्जैक्टली ट्रेंड क्रिएट करना, तो ट्रेंड के ऊपर बेस करके एवरेज भी क्रिएट होता है। चलो सर, ट्रेंड तो आप लोगों को समझ आ ही रहा है, तो अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मूविंग एवरेज पे। सर हाँ बोलो। वो रुचि सोया का एक क्वेश्चन था। बोलो क्या क्वेश्चन? सर रुचि सोया का तो जैसे हम लोग को उसका स्टोरी पता है कि 99% स्टेक को उसने प्लेज किया हुआ है, फिर प्लेज किया हुआ शेयर्स में से एफपीओ इशू करना पॉसिबल है? वो 9% छोड़ देगा ना, एफपीओ इशू करेगा तो वेरी गुड क्वेश्चन सर। रुचि सोया अपना ऑलमोस्ट ऐसे खबर आ रहा है सर कि रुचि सोया अपना 9% के आसपास का स्टेक
छोड़ देगा, मतलब डाइल्यूट कर देगा, जो होल्डिंग है वो होल्डिंग को डाइल्यूट कर देगा। इसके बारे में भी बोला है उसमें, समझ आ रहा है सर? ये देखो, चलो इकोनॉमिक टाइम्स क्या बताता है, देखो edible oil from Ruchi Soya, which is owned by Baba Ramdev Patanjali Ayurved, has received the capital market regulators. The SEBI's go ahead of 4,300 crore through a follow-on public offer. The FPO is being launched to meet the SEBI norm, minimum public shareholding 25% in a listed entity. The company, which filed a draft papers, SEBI in June, obtained its observation on August 14 and update with the regulator showed page day. आगे देखते हैं, सब फंडामेंटल मैटर है, एक सेकेंड रुको। यहाँ पर कहीं तो मुझे पता चला था कि यस मिल गया। प्रोमोटर्स के पास करेंटली कितना स्टेक है? प्रोमोटर्स के पास करेंटली 99% स्टेक है, एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दे हैव अ डाइल्यूट मिनिमम 9% स्टेक इन दिस राउंड ऑफ IPO। समझ रहे हो ना ज्योति? प्रोमोटर्स होल्डिंग कम हो जाएगा डाइल्यूट करके, मार्केट में बाकी लोगों के पास भी आ जाएगा, उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी रहेगा, रिटेल इन्वेस्टर्स भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, तो मार्केट में ट्रेड करने के लिए तो ऑब्वियसली आ जाएगा, बिकॉज इतना ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग रहेगा तो फिर प्रोमोटर छोड़ के और कोई ट्रेड कर ही नहीं सकता। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, समझ में आया ज्योति? वेरी गुड क्वेश्चन। यस सर। वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये सब ढूंढो सर, ये सब चीजें ढूंढते रहो, ग्रुप में बताते रहो, आप लोग बताते नहीं हो, पूछते नहीं हो ग्रुप में डिस्कस। हाँ देखा लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अरे कंफ्यूजन तो इसीलिए तो बोलता हूँ कि ग्रुप में डिस्कस किया करो, कंफ्यूजन सभी का दूर हो जाएगा। ठीक है कि जो भी खबर मिलता है उस खबर को दो, उसके बारे में डिस्कस करो, अपना खुद का नोट बनाओ, नोट बना के बताओ, कुछ तो करो। अरे ये सब करने से खुद का भी नॉलेज आप लोगों का भी बढ़ेगा, दूसरे का भी बढ़ेगा। ओके देखो, ठीक है सर। वी हैव ऑल लर्नड अबाउट एवरेज इन स्कूल, है ना सर? हम लोग सभी कोई बचपन से स्कूल में एवरेज के बारे में जरूर पढ़े हैं। Moving average is just an extension of that. Moving average are trend indicators and are frequently used due to their simplicity and effectiveness. Before we learn moving average, let us have a quick recap on how average calculated. सर ये तो आप लोग जानते ही हो कि एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जानते हो बोल के क्या मैं छोड़ दूं अभी बताना? अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहता। मेरा कहने का मतलब है कि एवरेज कैलकुलेशंस आप लोग जानते हो, बट एवरेज यहाँ पर कैसे काम करता है यू हैव टू नो। सर यहाँ पर आपको कुछ बॉटल्स दिख रहा होगा, हाँ ये बॉटल्स इसलिए बना हुआ है कि कुछ ऐसा एक स्टोरी है इसके, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये स्टोरी कुछ ऐसा है कि कुछ दोस्त लोग मिलके गोवा के बीच साइड में या फिर किसी समुद्र के बीच साइड में बैठे हैं और चिल्ड बॉटल जो है वो ले रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मतलब क्या है। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये जो बॉटल ये दोस्त लोग मिलके लेगा, ठीक है, तो ये बॉटल 5 people are sitting on nice sunny beach enjoying a nice chilled bottle beverage. Okay, the sun is अभी soft भी हो सकता है, hard भी हो सकता है, जो भी हो, the sun is so bright and nice that each one of them end up drinking several bottles of the beverage. तो आप समझ रहे हो, चिल्ड बॉटल ले रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली सन का बड़ा ही तेज होगा, इसीलिए ले रहे हैं। assume the final count to be something like this. तो ये 5 दोस्त मिलके, 5 दोस्त, पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, 5 के पीछे क्या कहानी है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा वेट कर जाओ। तो ये 5 फ्रेंड मिलके जो चिल्ड बॉटल ले रहे हैं, फर्स्ट वाला जो दोस्त है, मतलब पहला वाला जो है पर्सन ए, उन्होंने 7 बॉटल चिल्ड बॉटल मार दिया सर, एकदम मतलब कड़कती धूप में 7 बॉटल चिल्ड एकदम आराम से कंज्यूम कर लिया। सेकेंड वाला जो फ्रेंड है, दैट इज पर्सन बी, इसने 5 बॉटल कंज्यूम किया। थर्ड वाला जो दोस्त है, थर्ड फ्रेंड सी, 6 बॉटल लिया। फ्रेंड डी जो है उसने 3 बॉटल लिया, और फ्रेंड ई जो है वो 8 बॉटल लिया। सर अगर आप तो मतलब सारा का सारा चीजों को टोटल करते हो, मुझे बता सकते हो कितना बॉटल कंज्यूम कर लिया 5 दोस्त मिलके? हेलो, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 3, 21, 21 और 8, 29। ये बात तो समझ में आया ना आप लोगों को कि ये 5 दोस्त मिलके टोटल 29 बॉटल्स कंज्यूम किया। हेलो, है ना? तो 5 फ्रेंड मिलके 29 बॉटल्स कंज्यूम कर लिया। बहुत अच्छा सर, स्टॉक मार्केट का बहुत जोर का कनेक्शन है, थोड़ा वेट कर जाओ। एज्यूम 6 पर्सन मीन्स ये वाला
वर्कशीट टू फाइंड आउट, मतलब 6% जो है वो फाइंड आउट कर रहा है कि भाई 29 बॉटल्स तो कंज्यूम हो गया, मतलब यहाँ पर कोई और भी छठी नंबर पे कोई आके देख रहा है कि भाई 29 बॉटल्स बेवरेज लाइंग अराउंड देयर, ठीक है, ही कैन क्विकली गेट सेंस रफली। तो वो लोग, वो 6% क्या सोच रहा है कि वो रफ एक हिसाब कर रहा है कि भाई 6% जो है, जो इनमें से कोई और है जो इनमें इनके बीच में नहीं था, तो वो सोच रहे कि 29 बॉटल्स लाइंग अराउंड देम, he can quickly get a sense of roughly how many bottles each of them consume, मतलब सभी ने मिलके कितना किया, तो उसका वो क्या निकालेगा, वो ये देखने जाएगा कि भाई ए ने 5 बॉटल लिया, ई ने 8 बॉटल लिया, वो ऐसा काउंट करेगा कि वो एवरेज काउंट करेगा। जो 6 नंबर पर्सन है जिनको नहीं पता ये लोग कौन है, या फिर हो सकता है कि इन्हीं का दोस्त है तब नहीं था, तो वो आके देख रहा है कि भाई 29 बॉटल्स टोटल बेवरेज पड़ा हुआ है, तो वो क्या फील करेगा कि भाई मेरा दोस्त लोग मिलके या फिर यहाँ पर जो लोग थे ये लोग मिलके टोटल 29 बॉटल्स लिया है, तो वो यही फाइंड आउट करेगा ना कि फिर एक एक जन ने कितना बॉटल लिया, या फिर वो ये चेक करेगा कि भाई तुमने 8 लिया, किसी ने 7 लिया, ऐसा तो चेक नहीं करेगा ना, वो एवरेज एवरेज क्रिएट करेगा उसका। हेलो, तो हाँ। उस सिंपल एवरेज क्रिएट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो सिंपल है, ये तो कोई भी बच्चा भी बोल देगा कि 29 बॉटल्स 5 जन मिलके अगर पीता है तो फिर कितना बॉटल पी लिया, 5.8 बॉटल्स, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विक्रांत, गुड मॉर्निंग विक्रांत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, इतना लेट आज? काम था। Okay. So the average in this case tells us roughly how many bottles each person had consumed. अभी अभी स्टार्ट हुआ, ज्यादा कुछ किया ही नहीं। Average in this case tells us roughly how many bottles each person had consumed. Obviously there would be a few of them who had consumed above and below the average. हो सकता है ना सर कि इनमें से कोई दोस्त है जो थोड़ा ज्यादा भी पी लिया, जैसे ई ने कितना ड्रैंक किया, 8 बॉटल्स बेवरेज, ठीक है, लेकिन एवरेज कितना है 5.8, तो ई का जो कंजम्पशन है वो एवरेज से हायर है ना, ई का कंजम्पशन एवरेज से हायर है, यस ना, क्या रे, यस। सिमिलरली अगर आप डी कितना ड्रैंक किया देखते हो, डी का ड्रैंक कितना है 3 बॉटल, तो डी एवरेज से क्या हो गया, लो है, डी जो है वो एवरेज से लो कंज्यूम किया, देयरफॉर एवरेज इज जस्ट एन एस्टिमेट, एवरेज हमेशा एस्टिमेट होते हैं एंड वन कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी एक्यूरेट, एवरेज को कभी एक्यूरेट करना पॉसिबल नहीं है, एवरेज कभी एक्यूरेट नहीं हो सकता, एवरेज आपको एस्टिमेट दे सकता है, ट्रेंड बता सकता है, एवरेज आपको ट्रेंड सेटअप कर सकता है, कभी एक्यूरेसी नहीं दे सकता। नाउ पॉइंट इज दैट अगर यही पॉइंट को अगर आप स्टॉक मार्केट में अप्लाई करोगे तो उसमें आपको क्या पता चलेगा, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी, very interesting and also very easy. Extending the concept to stock, here are the closing price of ITC Limited. ये यहाँ पर मैंने ITC का कुछ closing price को jot down किया, ठीक है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस, तो ये 2014 का डेट का डेटा है, द लास्ट 5 डे एवरेज क्लोज, आप रिसेंट ट्रेंड का जो चल रहा है आप मुझे करके ग्रुप में बताइएगा, ठीक है। द लास्ट 5 डे एवरेज कुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, तो उस टाइम पे प्राइस चल रहा था 344, 14th ऑफ जुलाई 2014 को, 15th ऑफ जुलाई 2014 को 342.35 आईटीसी का शेयर प्राइस, ओके, आईटीसी का शेयर प्राइस 342.35, 16th ऑफ जुलाई 344.20, 17th ऑफ जुलाई, ये सब क्लोज प्राइस है, हाँ, मतलब हर दिन के एंड पे जिस दाम पे मार्केट क्लोज हुआ है, हर दिन के एंड पे जिस दाम पे मार्केट क्लोज हुआ है वो वाला डेट को लिया गया, 14th के क्लोजिंग प्राइस, 15th के क्लोजिंग प्राइस, 16th के क्लोजिंग प्राइस, 17th के क्लोजिंग प्राइस, 18th की क्लोजिंग प्राइस, ओके। अब ये क्लोजिंग प्राइस आपको क्या बताएगा, ये क्लोजिंग प्राइस आपको क्या बताएगा, क्या सिखाएगा, टोटल अगर आप करते हो सारा का सारा क्लोजिंग प्राइस को, तो 5 दिन का क्लोजिंग कितना होता है, 5 दिन का क्लोजिंग का टोटल आप अगर क्लोज करते हो तो 5 दिन का क्लोजिंग का टोटल को ऐड करने से आपको 1179.75 मिलेगा, करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन अगर ये टोटल करने के पीछे क्या मंसूबा होगा, ये टोटल क्यों किए, इसके पीछे क्या मेंटेलिटी हो सकता है, सर कुछ नहीं, हमें एवरेज चाहिए, क्योंकि हम 5 दिन का निकाले ना, तो हमें एवरेज करना है, तो 1179.75 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 5, तो हमें मिलता है सर 343.95, 343.95, ये 5 दिन का एवरेज है, ये लास्ट 5 दिन का आईटीसी का शेयर का एवरेज प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस का एवरेज बन गया।
आप लोगों को ये वाला बात तो समझ में आ गया? आई होप कि वो फ्रेंड्स लोगों का चिल्ड बॉटल के जैसा ही है। हेलो अनिमेश, विक्रांत बोलो, जो चिल्ड बॉटल का एवरेज कर रहे थे वैसा ही है ना? अब यही बात, हेलो कुछ कहना है क्या किसी को? ओके, अब यही बात अगर मैं मूविंग एवरेज में ट्रांसफर करूं, सेम कॉन्सेप्ट को अगर मूविंग एवरेज में ट्रांसफर किया जाए तो आपको मूविंग एवरेज समझ में आएगा। मेन टॉपिक क्या है? एवरेज नहीं, टॉपिक है मूविंग एवरेज। अब इसको मूविंग एवरेज क्यों बोलते हैं? वेट कर जाओ, मैं वही समझाने वाला हूं कि मूविंग एवरेज क्यों बोलेंगे। ऑल्सो कॉल्ड द सिंपल मूविंग एवरेज। अब इसमें दो तरह का होता है, एक एक्सपोनेंशियल और एक सिंपल। तो पहले सिंपल वाला समझ लेते हैं ना, उसके बाद एक्सपोनेंशियल वाला समझेंगे, जिसको एसएमए भी बोलते हैं। एसएमए मींस सिंपल मूविंग एवरेज, और एक होता है ईएमए मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहले एसएमए बात करते हैं, उसके बाद ईएमए में बात करेंगे, ठीक है? तो मूविंग एवरेज क्यों बोलेंगे, पहले तो ये भी जानना है कि एवरेज समझ में आ रहा है, मूविंग एवरेज क्या है। चलो बड़ा ही सिंपल है, सिंपल ट्रिक्स है, स्टॉक में बड़ा काम आता है। Consider a situation where you want to calculate the average closing price of Merico Limited for the last 5 days. आप लोग मेरिको का शेयर जानते हो ना? अच्छा खासा शेयर है सर, इसके बारे में भी बहुत बार हम लोगों के ग्रुप में चर्चा हुआ है मेरिको के शेयर के बारे में। मुझे पता है, मैंने नहीं किया था, किसी और ने कभी बोल रहा था दादा मेरिको का शेयर बहुत अच्छा रहेगा, मेरिको का शेयर। मेरिको क्या दाम चल रहा है? 535.45 मेरिको। इसका लास्ट एक दिन में क्या मूवमेंट लिया है? लास्ट 1 मंथ में थोड़ा डाउन है, 5 दिन में अच्छा खासा मूवमेंट लिया है। कुछ स्पेशल रीजन होगा, मैंने इसका फंडामेंटल किया नहीं अभी, बस आपको बताया, ठीक है? तो मेरिको, ठीक है, तो इसी के बारे में उस टाइम पे एक मैंने डेटा पॉइंट को लिया था कि 21 जुलाई, यहाँ पर देखो टेक्निकल पे क्या स्टॉक है इंपॉर्टेंस नहीं है वहां इतना, मेन पॉइंट है कि टेक्निकली वो कितना आप समझ रहे हो मैटर को, ठीक है? फंडामेंटल थोड़ा साइड में रख सकते हैं। अच्छा, ट्रेंड के लिए फंडामेंटल चाहिए आपको। 21 जुलाई 2014 को प्राइस चल रहा था 239.2, 22 जुलाई 2014 को दाम चल रहा था 240.6। इसी तरह से 21, 22, 23, 24, थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, एंड 25, अगर हर एक डेट का क्लोजिंग प्राइस को इकट्ठा किए और उसको टोटल किए, टोटल करके फिर से उसको डिवाइड भी कर दिए, ओके? टोटल किया तो पता चला कि लास्ट 5 दिन का टोटल प्राइस हो गया इसका 1212.3। इसको जब 5 से डिवाइड किए तो पता चला कि इसका मूविंग एवरेज प्राइस, नॉट मूविंग, इसको अभी मूविंग नहीं बोल सकते, एवरेज प्राइस रहा 242.50। ओके, नाउ वेट कि ये तो फिर से सर आपने एवरेज ही बता दिया, बार बार एवरेज करके क्या कर रहे हैं? ये तो सभी को आएगा कि एवरेज प्राइस कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन यहीं पर खेल बदल जाएगा, कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। अब ये ट्विस्ट क्या है? ये ट्विस्ट ऐसा है कि ये जो मेरिको का लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस का एवरेज आपने निकाला 242.5, अब मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे, मतलब 25 जुलाई, ये मान के चलते हैं कि 25 जुलाई जो है ये हमारा सैटरडे था, ठीक है, सॉरी फ्राइडे था। 25 जुलाई जो है ये वीकेंड है, दैट इज फ्राइडे। स्टॉक मार्केट में तो आप लोग जानते ही हो फ्राइडे मार्केट क्लोज है, तो फिर नेक्स्ट 2 दिन क्या है? जैसे आज सैटरडे है एंड संडे, ये दोनों दिन मार्केट क्लोज रहता है, तो फिर 25 के बाद कौन सा डेट आने वाला है? हेलो, आप लोगों को मेरा बात समझ में आया? 25 अगर फ्राइडे है तो फिर सैटरडे संडे 26, 27 जाएगा, तो नेक्स्ट डे क्या आएगा? 28 जुलाई। ये सुनो, ये वाला बात समझ में आ गया ना? हाँ। अब बाद में ये ना पूछना कि 25 के बाद 28 कहां से आ गया, ठीक है? 25 के बाद 28 इसलिए बिकॉज सैटरडे संडे छुट्टी है मार्केट, तो सैटरडे संडे रेस्पेक्टिवली ये पड़ गया। वी हैव ए न्यू डेटा पॉइंट। अब हम लोग मूविंग एवरेज करेंगे ना, तो नेक्स्ट न्यू डेटा पॉइंट में जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज नाउ द न्यू लेटेस्ट 5 डेज। अब आपका काउंटिंग क्या होगा? 22, 23, 24, 25, 28, मतलब 22nd, 23rd, 24th, 25th, 28। ओके सर, यहाँ पर एक्सक्लूड क्या हो गया? सर हम लोग 21 तारीख को हटा दिए। अगर आप थोड़ा सा देखते हो, ये हम लोग का पॉइंट कहां से स्टार्ट हुआ था? आदित्य है यहाँ पर, 21 से स्टार्ट हुआ था। 21 जुलाई से हम लोग स्टार्ट किए थे प्राइस पॉइंट काउंट करना, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? 21 को हटा देंगे, ठीक है? जैसे ही नेक्स्ट मंडे आ जाएगा, 28 जुलाई आ जाएगा, हम लोग 21 को एक्सक्लूड कर देंगे, नेक्स्ट 5 को लेंगे, मतलब ये एक्सक्लूड हो गया। 21 को एक्सक्लूड कर दो, ठीक है? ये एक्सक्लूड करके नेक्स्ट 5 के बारे में सोचना है। तो जब 21 हट जाएगा तो फिर 22 से लेकर 28 नेक्स्ट 5 डेज, इसी तरह से
फिर नेक्स्ट बार क्या करोगे, 21 हटाए, फिर नेक्स्ट बार क्या करोगे, इसको हटाओगे। मतलब बार बार आपका न्यू डेटा पॉइंट क्रिएट होगा, न्यू डेटा पॉइंट। हर बार एक एक करके दिन आप क्या करते जाओगे, हटाते जाओगे। कभी 21 हटाओगे तो नेक्स्ट 5, 22 हटाओगे, 21 को जब एक्सक्लूड करते हो तो इंक्लूड कौन हो जाता है, 28। सिमिलरली जब 22 को एक्सक्लूड करोगे तो इंक्लूड कौन हो जाएगा, 29। सिमिलरली जब 23 को एक्सक्लूड करोगे तो इंक्लूड कौन होगा, 30। ठीक है, 24 को एक्सक्लूड करोगे तो कौन आ जाएगा, 1 तारीख या 31 जो भी होगा। बात समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग हर 5-5 दिन का न्यू डेटा पॉइंट लेते हैं। हेलो, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा और डिटेल्स में जाता हूँ। यस सर, यस। थोड़ा और डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है। अब ये हर बार डेटा चेंज क्यों करना है, ठीक है, हर बार डेटा चेंज करके क्या मिलता है, ओके। We will drop the data point belonging to 21st as our objective is to calculate the latest 5 days। हमें हर बार लेटेस्ट 5 दिन लेना है, ठीक है। जो लेटेस्ट 5 दिन में नहीं आएगा उसको हटा देना है। जैसे 21st जो है, जैसे ही 28 आ गया, मतलब मंडे आ गया, 21 जो था वो लेटेस्ट 5 डे में नहीं था, इसलिए 21 को जाना पड़ा, ठीक है। ऐसे तो नियम है, नया आता है तो पुराना को जाना पड़ता है ना, ये तो हर चीज की नियम है, तो टेक्निकल भी इससे बाहर नहीं है। जब भी नया चीज आता है पुराना को जाना पड़ेगा, ठीक है, ये सिस्टम है, संसार का नियम भी है। और पुराना अगर रह के बोलेगा कि मुझे ही सारा का सारा कंट्रोलिंग हमेशा चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। तो अब देखो नेक्स्ट, अब आपके पास नेक्स्ट 5 पॉइंट आ गया, लेकिन इस नेक्स्ट 5 पॉइंट में 22 तारीख से लेके कब का डेटा मिला आपको, 28 का डेटा मिला, 28 तक का। तो 22 से लेके 28, अगेन इसको टोटल करो, 1223.3 आया, ठीक है। देखो एस्टिमेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट यार। कैलकुलेट तो आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है, और सॉफ्टवेयर तो कैलकुलेट करके ही बता देता है आजकल, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे हुआ है, इसके पीछे का जर्नी क्या है, आपको वो पहचानना जरूरी है। अगर आप जर्नी नहीं पहचानते हो तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन बन के ही रह जाएगा, उसका इम्प्लीकेशन कभी नहीं बनेगा। जैसे अगर आप देखते हो, जैसे देखो मार्केट में सॉफ्टवेयर की कमी नहीं है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर के अंदर आपको डेटा भर भर के मिलेगा। चाहे investing.com ले लो, चाहे आप पीपर टैप ले लो, चाहे मनी कंट्रोल ले लो, ठीक है। और रिस्पेक्टिव जो स्टॉक मार्केट का जिसका जैसा है, किसी का जीरोधा है, किसी का आप स्टॉक्स है, किसी का ग्रो है, किसी का आईसीआईसीआई है, किसी का मोतीलाल ओसवाल है। आपको डेटा का अभाव नहीं है, बट पॉइंट इज दैट हाउ टू अंडरस्टैंड दिस डेटा, इस डेटा को यूज करके काम कैसे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मूविंग एवरेज करके बताया जा रही है कि स्ट्रॉन्ग बाई है। अब ये बाई कैसे बता दिया, इसके पीछे का जर्नी क्या है, ठीक है। ये बाई बता दिया तो क्या आप बाई कर लोगे, अरे भाई ये अपने एनालिसिस दिया है, आपका भी अपना एनालिसिस होगा, तो आप अपना एनालिसिस करो, उसके ऊपर डिपेंड करके ये यहाँ पर बाइंग बैरोमीटर भी लगा दिया, ठीक है, मीटर भी लगा दिया, ये बोल रहे कि ये बाइंग में है, स्ट्रॉन्ग बाई में है, तो ठीक है। इन्होंने इसी जो चीज हम लोग सीख रहे हैं, इसी चीज को बनाते हुए इन्होंने अपना हिसाब बताया, ठीक है। लेकिन आप भी तो वेरीफाई करना सीख जाओ, आपको भी तो पता चले कि सच में स्ट्रॉन्ग बाई है कि नहीं है, नहीं तो आप अंधेरे में रह जाओगे, ठीक है। अंधेरे में तीर चला के फायदा नहीं है ना, अंधेरे में तीर चला के कभी एक आध बार लग सकता है, बार बार तो नहीं लगेगा। अब यही पॉइंट है सर, जब 1223.3 इस पॉइंट में आप पहुंच गए, आप देखो कि इसका एवरेज कितना हो गया, 244.66। पॉइंट टू बी नोटेड, पहला वाला जो 5 डेटा था उसका पॉइंट कितना आया था, 242.5। दिखाई दे रहा है क्या, हेलो। फर्स्ट मतलब जिसमें 21 से लेके 25 तक का था, उसका एवरेज कितना निकला था, 242.5। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में शिफ्ट हो गए, मतलब जब हम लोग 21 को एक्सक्लूड कर दिए और 22 को इंक्लूड कर लिए, 28 को, 22 तो था ही, 22 से लेके 28 तक का हिसाब किए, तब हम लोग का डेटा पॉइंट कितना आ रहा है, 244.66। क्या आप लोग देख पा रहे हो सर, 242 समथिंग था, अब 244.66 आ गया। ये क्या चल रहा है, ये मूविंग एवरेज हो रहा है, आप देख पा रहे हो, मतलब हर बार क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। आपका एवरेज पॉइंट मूव कर रहा है, चल रहा है। एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ मैरिको ओवर द लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस, जिसमें 22 से लेके 28 का डेटा है। इससे पहले वाला जो डेटा पॉइंट था वो 21 से लेके 25 का डेटा था। सिमिलरली नेक्स्ट डेटा पॉइंट भी अलग होगा। अब as you can see, we have included the latest data 28 July as discarded the oldest data 21st July। 28 को इंक्लूड किए हैं तो 21st जुलाई को एक्सक्लूड कर दिए।
टू कैलकुलेट द 5 डे एवरेज, बिकॉज हमें हर केस में लेटेस्ट 5 डे एवरेज चाहिए. Similarly, on 29th, we would include 29th data and we would exclude, बताओ, जब 29th को लेंगे तो फिर 22 को क्या कर देंगे? 22 को एक्सक्लूड कर देंगे. Yes ना? Similarly, on 30th, we include 30th data point and we exclude 23rd data and so forth. तो किस तरह से मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो रहा है आप लोगों को क्लियर है? हाँ ज्योति, रोशनी, बताओ किस तरह से मूविंग एवरेज कैलकुलेशन हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? हेलो सर. हाँ बोलो सर, बोलो. आप बोल रहे हैं कि मान के लिए 7 दिन का मूविंग एवरेज लेना है, ठीक है? ओके. तो उसमें आपको मंडे से लेके फ्राइडे हो गया. हाँ. और सैटरडे संडे एक्सक्लूड हो जाएगा ना उसमें? ऑब्वियसली तुम अगर 7 दिन का, देखो नॉर्मली 5 दिन का ही लिया जाता है, ट्रेंड ही है, बिकॉज 5 दिन में ही वीक में काम होता है ना. नॉर्मली एक एक वीक में ही तो ट्रेड सेटअप बनता है, ये तो आप लोग जानते होंगे. मार्केट में जो ट्रेड सेटअप बनता है वो तो वीकली बेसिस में बनता है ना. हाँ वो तो वीकली बेसिस बनता है, लेकिन हम बोल रहे हैं. हाँ मैं तुम्हारा बात समझ गया. अगर तुम 7 दिन का करोगे तो ऑब्वियसली तुम सैटरडे संडे को तो कोई डेटा पॉइंट ही नहीं मिलेगा तुम्हें. अगर तो तुम फिर मंडे ट्यूसडे को लेना पड़ेगा. हाँ फिर ऑब्वियसली इन दैट केस मंडे एंड ट्यूसडे को लेना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. मतलब अगर तुम जितना भी मूविंग एवरेज कैलकुलेट होता है उसमें आपको हॉलीडेज एक्सक्लूड हो जाता है. ऑब्वियसली हॉलीडे एक्सक्लूड करना ही होगा, बिकॉज आपके पास डेटा पॉइंट नहीं होगा ना. आप किसका एवरेज करोगे? जिसका डेटा पॉइंट होगा उसी का एवरेज करोगे ना. लास्ट 5 दिन मतलब लास्ट 5 एक्टिव डेज. लास्ट 5 दिन मतलब क्या? लास्ट 5 एक्टिव डेज. लास्ट मतलब लेटेस्ट. लेटेस्ट 5 जो एक्टिव डे है वो वाला, जिस दिन मार्केट ओपन था, जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ था, जिसका डेटा पॉइंट तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, तुम उसी को लेके मूविंग एवरेज बनाओगे ना. जो डेटा पॉइंट नहीं होगा उसका क्या करोगे? मान के चले 30 दिन का मूविंग एवरेज निकालना हाँ पड़ता है एकदम. हाँ अब उसमें तो आपका सैटरडे संडे एक्सक्लूड रहता है. हाँ एकदम ऑब्वियसली. सैटरडे संडे को काउंट नहीं करेगा. हाँ वर्किंग डेज का जो मूविंग एवरेज वही निकलता है. एग्जैक्टली 30 डेज करो, 60 डेज करो, 70 डेज करो, 365 डेज का करो, हमेशा तुम्हें वर्किंग डेज का ही मिलेगा. समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है सर. ओके. सो एसेंशियली वी आर मूविंग द लेटेस्ट डेटा पॉइंट. एसेंशियली हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लेटेस्ट डेटा पॉइंट को मूव करा रहे हैं. ठीक है. मूविंग द लेटेस्ट डेटा पॉइंट एंड डिस्कार्डिंग द ओल्डेस्ट, कैलकुलेट द लेटेस्ट 5 डे एवरेज. वीकली बेसिस में बात कर रहे हैं. हेंस द नेम कॉल्ड मूविंग एवरेज. इसीलिए इसका नाम दिया गया मूविंग एवरेज. जस्टिफिकेशन समझ में आया? क्या नाम का जस्टिफिकेशन समझ में आया? इसको हम लोग बंगाली में ऐसे बोलते हैं, नामे सार्थकता. मतलब जिनको बंगाली समझ में आता है उसी को समझ में आएगा. ये नाम क्यों मूविंग एवरेज है, ये नाम का जस्टिफिकेशन समझ में आया ना? सुमन बोलो, बुझा लो. तो in the above example, the calculation of moving average is based on the closing price. Sometimes moving average are also calculated using other parameters. एक दूसरा भी पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हाई, लो एंड ओपन को यूज करके भी किया जाता है. ठीक है. However, the closing price are used mostly by the traders. Maximum traders क्या करते हैं? Not only traders, even investors also, as it reflects the price at which the market finally settled down. बिकॉज क्लोजिंग प्राइस हमें ये बताते हैं कि अल्टीमेटली मार्केट सेटल डाउन किस दाम पे हुआ है. चाहे वो 30 दिन का हो, चाहे वो 1 वीक का हो, चाहे वो 5 दिन का हो, कि मार्केट अल्टीमेटली किस दाम पे सेटल डाउन हुआ है करेंटली. फिर नेक्स्ट दिन सुबह पता चलेगा कि सेटल डाउन पॉइंट से वो कितना आगे जाता है या पीछे जाता है. नाउ मूविंग एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी टाइम फ्रेम. किसी भी टाइम फ्रेम का बना सकते हो, फ्रॉम मिनट्स, आवर्स टू ईयर्स. 1 मिनट से लेके 3 मिनट से लेके 5 मिनट से लेके घंटा, साल भर का आप बना सकते हो. एनी टाइम फ्रेम कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द चार्टिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, जो भी मार्केट में टेक्निकल सॉफ्टवेयर आपको मिलता होगा. ठीक है. वो सॉफ्टवेयर में जाओ, आपको जो भी एवरेज चाहिए, अब 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का देखो, अब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 मंथ, कहीं पर आपको 365 डेज के हिसाब से आपको हर तरह का हिसाब मिल जाएगा. ठीक है. ठीक है. वो सॉफ्टवेयर में क्या करोगे, वो तो बस देखो डालने से ही मिल जाता है. सॉफ्टवेयर आपका काम आसान कर देता है ऑब्वियसली, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है. मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल सॉफ्टवेयर, पेड वर्जन, प्रीमियम वर्जन, फ्री वर्जन, बहुत कुछ मिलता है. ठीक है. तो आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो, बट कैसे यूज करना है, उसके पीछे का कैलकुलेशंस क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड. हेलो सर. बोलो सर, बोलो सर उसमें आपका पेड वर्जन मतलब? अरे पेड वर्जन मतलब सॉफ्टवेयर का भी रहता है ना.
मार्केट में टेक्निकल सॉफ्टवेयर मिलता है, तो कोई सॉफ्टवेयर में फ्री वर्जन होते हैं, उसमें अगर तुम सिंपल ये मार्केट में जैसे investing.com वगैरह है ना, ये सब तो फ्री वर्जन में कुछ देते हैं। अब इसी में तुम लॉग इन करके इसका पेड वर्जन करोगे तो तुम्हें टेक्निकल चार्ट्स, इवन मनी कंट्रोल भी तो देता है, मनी कंट्रोल का भी प्रीमियम वर्जन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, जहां पर वो प्रीमियम वर्जन पे तुम्हें और थोड़ा मतलब जो चार्ट वगैरह के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना सर, इसी के बारे में वो क्या बताएगा, वो थोड़ा मतलब जो भी पढ़ रहे हैं उसको कैलकुलेट करके आपके सामने दे देगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है सर। ठीक है, हर चीज का होता है। ये टिकट टैब जैसे सॉफ्टवेयर है ना, वो उसमें भी मिलता है। टिकट टैब ये बहुत अच्छा आजकल हिट किया है सर, ये वाला सॉफ्टवेयर भी बहुत हिट करता है। मनी कंट्रोल जैसा ही है, इसमें सपोज मानो आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है, सपोज इन्फोसिस, मैंने जो भी मिला मैं क्लिक कर दिया। अब इसमें आपको आप लॉग इन करके इसका प्रीमियम वर्जन वगैरह मिलता है, इसमें आपको कंपनी का ये फंडामेंटल्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है, आप कंपनी का जो भी चार्ट वगैरह देखना चाहते हो, फंडामेंटल्स देखना चाहते हो, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको थोड़ा और ज्यादा जानना है तो आप देख सकते हो, ठीक है, प्रो ओनली, मतलब प्रो मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब पेमेंट करना है, बाकी फ्री में भी आपको कुछ मिलता है। तो वैसा ही टेक्निकल पे, फंडामेंटल्स पे, हर चीज में मिलता है। ठीक है सर, वो बाद में बात कर लूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है, ये सब डेटा पॉइंट को आप यूज कैसे करोगे, पॉइंट इज दैट। ठीक है सर, समझ में आ गया, एवरेज समझ में आ गया, मूविंग एवरेज भी समझ में आ गया, ये तो एकदम 100% मैं भी समझ रहा हूँ कि आप सबको मूविंग एवरेज भी समझ में आ गया, एवरेज भी समझ में आ गया। बट इसको यूज करके ट्रेड सेटअप कैसे करना है, बाई करना है कि सेल करना है, क्या कैसे समझ में आएगा? वेट, इसके लिए आप एक्सेल यूज कर सकते हो। सर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो जानते होंगे? अरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो जानते होंगे। इवन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप मतलब एनएससी के साइट से जाके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बीएसई के साइट में जाके भी आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। कंपनी का जो भी लास्ट 5 दिन का, 1 हफ्ता का डेटा पॉइंट होता है ना, मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट दिन आप लोगों को, ठीक है, किस तरह से आप मतलब डेटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डायरेक्ट निकाल सकते हो और उसका एवरेज बना के भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को शो करूंगा, ठीक है। एनएससी बीएसई के अंडर जितना स्टॉक मतलब मार्केट में चलता है, वो सारा का सारा डेटा को एनएससी के साइट से डाउनलोड करके आप किस तरह से उसके ऊपर बेस करके अपना मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने खुद के लिए मतलब आप डेटा पॉइंट बना के अपना इन्वेस्टमेंट का काम कर सकते हो, या फिर किसी का सजेशन भी बना सकते हो, ठीक है। तो किस तरह से ये देखना, ग्रुप में है, अनुभव देता है, वो इसी तरह से सीखा है, करता है, ठीक है, इसीलिए सुमित भी देता है। तो अनुभव थोड़ा ज्यादा टेक्निकल पे इंट्राडे में थोड़ा काम ज्यादा कर रहा है। तो point is that sir, here is a screenshot of how moving average are calculated on Microsoft Excel. Notice how the cell reference moves in the average, eliminating the oldest to include the latest data point. अब now आप थोड़ा देखो सर, ये Microsoft Excel में क्या होता है उसी का एक बस क्या बताऊं सर, एक स्क्रीनशॉट टाइप है। सर आप लोग जानते होंगे Microsoft में ऐसे होते हैं ना, Excel में ऐसे सेल रेफरेंस होता है ना, तो जानते होंगे आप लोग, थोड़ा बहुत तो जरूर जानते होंगे। सेल रेफरेंस D3, D4, D5, D6, ये तो जानते होंगे आप लोग या नहीं? यस सर। यस ना, तो जहां पर भी क्लिक करोगे वो सेल के बेसिस में वो जगह में उसका सेल का जो रेफरेंस नंबर है वो वहां पर दिखता है। तो सेल तो आप समझ जाओगे, एक्सेल में क्लिक करते ही आपको दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत काम का सॉफ्टवेयर है स्टॉक मार्केट के लिए। अच्छा, D3 में मानो कि आपने 1 जनवरी का डेटा पुट किया, ओके, D3 में आपने 1 जनवरी 2014 का डेटा पुट किया 1287.7, ठीक है। D4 में 1279.25 जो 2 जनवरी, 3 जनवरी, 6 जनवरी, मतलब सिंपल है 4/5 क्या है, 4/5 हॉलीडे था, सैटरडे संडे भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने जैसे डेटा पुट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, अब आपको कैसे क्या करना है, देखो एकदम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे आप मूविंग एवरेज को कैलकुलेशन करके पुट करके आपका काम आएगा। ये देखो सर, D3, D4, D5, D6, D7, D8, सर हो गया ना 5 दिन, 1 2 3 4 5। अब 6 दिन में जाके आप उसका एवरेज निकाल सकते हो, लास्ट 5 दिन का एवरेज। क्या करोगे, D8 में 8 जनवरी 2014 को आप 5 दिन का एवरेज पुट कर रहे हो। 8 जनवरी को आपका टोटल क्या बन रहा है, लास्ट 7 दिन का टोटल करके 1268.75, सर ये प्राइस पॉइंट है। इसका एवरेज किया आपने, इसका आपने एवरेज किया, 5 डे का एवरेज किया। लास्ट 5 दिन का एवरेज क्या है, 1 2 3 4 5, 5 दिन का एवरेज है 1263। तो फिर एवरेज का काउंटिंग कैसे होगा, D3
और D7, D3 यूज टू D7 इक्वल्स टू एवरेज, ये है फॉर्मूला, जानते हैं ना सर, इक्वल्स टू एवरेज D3 यूज टू D7, ये फॉर्मूला डालने से ही आपको ये मिल जाएगा। समझ में आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? हाँ, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। ये मानो कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गया, एक वर्कबुक लिया, ठीक है, जस्ट ये देखो, ये सेल नंबर, ठीक है, ये A1 A2 A3 दिख रहा है ना, जहां भी क्लिक करूंगा ये देखो यहाँ पर सेल का रेफरेंस है, ठीक है, और यहाँ पर आप फंक्शन एक्स देके जो फॉर्मूला है यहाँ पर इक्वल्स दो, इक्वल्स देके एवरेज दो, देखो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इक्वल्स एवरेज, ठीक है, और फिर सेल नंबर पुट करो, ठीक है, जो भी पुट करोगे उसके हिसाब से जैसे ही पुट करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका दोनों सेल को सिलेक्ट करके आप जैसे ही पुट कर दोगे वो ऑटोमेटिकली वो अपना एवरेज दिखा देगा। आप तो जानते हो, ये तो बेसिक सॉफ्ट कंप्यूटर्स का स्किल्स है, आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे, आजकल तो मैं एकदम प्रैक्टिस में नहीं हूँ, शायद आप लोग मेरे से ज्यादा ही जानते होंगे, प्रैक्टिस में होंगे तो इस तरह से आप 5 दिन का एवरेज, सिमिलरली D9 में जाके अब 9 जनवरी 2014 को 1231 चल रहा है, ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, D3 हट जाएगा, D4 यूज टू D8 होगा। बोलो सर, बात समझ में आया कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कैलकुलेट करके रखोगे, आपको हर बार एक एक करके एक्सक्लूड करना है और एक एक करके इंक्लूड करना है। जब आप नेक्स्ट पॉइंट में जाते हो D3 एक्सक्लूड हो गया और D8 इंक्लूड हो गया, ये वाला बात समझ में आया? हाँ, मुझे बस इतना कंफर्म कर दीजिए सर कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये खेल समझ में आया कि नहीं, कि किस तरह से आप एवरेज डेटा पॉइंट को अपने लिए हिसाब करके रख सकते हो। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो सर, कि ये जो एवरेज डेटा पॉइंट है, एवरेज प्राइस का जो एरिया है, जो आपके लिए बड़ा वाइटल है, जो आपको हेल्प करेगा लास्ट 5 दिन का लेटेस्ट, ये आपका फर्स्ट लेटेस्ट था, ये आपका सेकंड लेटेस्ट बना, ये आपका थर्ड लेटेस्ट बना, ये आपका फोर्थ लेटेस्ट 5 दिन का बना, ये आपका उसके बाद का लेटेस्ट, ये आपका उसके बाद का लेटेस्ट, कि लास्ट 5 दिन का क्या एवरेज प्राइस चल रहा है मार्केट में, इसका आपको पता चल जाएगा। जब आप D14 में पहुंचे तो आपको पता चला कि मार्केट में प्राइस 1178 में चला आया, जहां पर स्टार्टिंग में 1263 में था। मतलब इसमें आपको ये पता चलेगा कि मार्केट लास्ट कुछ दिनों में क्या हुआ है, बियरिश मूवमेंट लिया है, तभी तो इसका एवरेज भी बियरिश दिख रहा है। मार्केट ओवरऑल बियरिश होता है तो मार्केट का लास्ट 5 दिन में एवरेज भी बियरिश ही होगा, ये सर नो। ये देखो सर, इस तरह से कितना सारा डेटा पॉइंट पुट करके आपको उसके बाद D19 में पता चला कि मार्केट का एवरेज प्राइस 1152.89 में आके गिरा है। तो अल्टीमेटली as it is evident the moving average changes as and when the closing price changes, ये सबको पता है कि मूविंग एवरेज तभी चेंज होता है जब क्लोजिंग प्राइस चेंज होता है, और क्लोजिंग प्राइस तो चेंज होता ही है मार्केट में। मूविंग एवरेज एज कैलकुलेटेड अबव इज कॉल्ड द सिंपल मूविंग एवरेज। हम लोग जो मूविंग एवरेज इतना देर से बात कर रहे हैं सर, ये सिंपल मूविंग एवरेज है सर। और क्या मूविंग एवरेज होता है? अरे और एक होता है एक्सपोनेंशियल वाले, वो थोड़ा और हटके हैं, रुक जाओ बताते हैं। Since we are calculating it as per the latest 5 days of data, it is called referred to as 5-day SMA। इसको हम लोग 5 दिन का SMA बोलते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि आप हमेशा 5 दिन का ही कैलकुलेट करो? अरे भाई आप अपने हिसाब से करके देखो ना, एवरेज फॉर द 5th डे, और इट कुड बी एनीथिंग लाइक 5, 10, 50, 100, 200, आप अपने मर्जी से कर सकते हो। Are then joined to form a smooth curving line known as the moving average line, and it continues to move as the time progress। आप जितना समय ज्यादा जाएगा उतना आपका मूविंग एवरेज भी चेंज होता जाएगा। सर कैसे ड्रॉ करना है? वेट रुको दिखाते हैं, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है वो भी दिखाते हैं। चलो, ये एसीसी सीमेंट का एक मूविंग एवरेज ड्रॉ किया हुआ है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा मुझे बताइएगा तो। ओके, तो जस्ट लुक हियर, ये 5 दिन का एक सिंपल मूविंग एवरेज है एसीसी सीमेंट का, ठीक है। तो इस ग्राफ में हम लोग अगर थोड़ा सा नजर डालें, एसीसी का करंट प्राइस चल रहा था 1133.350। सिंपल मूविंग एवरेज में इसका जो एवरेज प्राइस आ रहा है वो 1102.46 लास्ट लेटेस्ट 5 डेज के हिसाब से, ठीक है। अब क्या करना पड़ा यहाँ पर? करना क्या पड़ा? कुछ नहीं, ठीक है, बस आपको जितना दिन का आपको चाहिए, लास्ट 5 दिन का जो डेटा पॉइंट आपको चाहिए, कि जिस जिस दिन डेटा डे क्लोज हुआ है, आपको हर 5 दिन के जो क्लोजिंग प्राइस है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है।
जो जो लास्ट 5 डेज का जो क्लोजिंग प्राइस का एरिया है उसको आपको फाइंड आउट करना होता है। सॉफ्टवेयर में जस्ट कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर ये कनेक्ट कर दो, ठीक है, फिर यहाँ पर कनेक्ट कर दो, फिर यहाँ पर जहां जहां लास्ट 5 दिन का डेटा आपको मिलेगा, जैसे आप प्राइस पॉइंट को कनेक्ट करते हो क्लोजिंग प्राइस पॉइंट को, ठीक है, उसके बाद जैसे ये प्राइस पॉइंट को आप कंप्लीट करोगे ना, तो ये कुछ ऐसे देखने में एक ऐसा एक एवरेज लाइन बनता है, ठीक है। इस एवरेज लाइन को जब आप कैलकुलेट करोगे, ये तो बस ग्राफ हुआ, ठीक है, ये तो बस ग्राफ हुआ, अब यही लाइन को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको उसका क्या बन जाएगा, आपको उसका एवरेज प्राइस लाइन भी पता चल जाएगा कि लास्ट 5 दिन का इसका एवरेज लाइन कैसे बना है, ठीक है। लेकिन ये लाइन तो बस मैंने आपको ये शो किया कि भाई ये आपका लास्ट 5 दिन का एवरेज लाइन है, क्लोजिंग प्राइस को बस ऐड करते हुए। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हेलो, ये एवरेज लाइन में ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं, आपको बस क्लोजिंग प्राइस पॉइंट ढूंढना है और कंपनी का जो लास्ट 5 दिन में 5 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उस डेटा पॉइंट को चूज करके बस ड्रॉ करना है कि कहाँ कहाँ लास्ट 5 दिन में प्राइस क्लोज हुआ है, ठीक है। हर एक डेट के हिसाब से फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इस तरह से हुआ है। तो बस क्लोज करोगे तो आपको इस तरह का कोई भी लाइन चार्ट दिख जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, ये वाला बात क्लियर हो रहा है ना? Now, what does moving average indicate and how does one use it? The most important question जो सबके दिमाग में चल रहा होगा कि सर मूविंग एवरेज है क्या, इसको इसका इंडिकेशन क्या है एंड इसको यूज कैसे करना है? Well, there are many applications of moving average and shortly I will introduce a simple trading system based on moving average. But before that, let us learn about the exponential moving average. उससे पहले एक बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बाद मैं एक साथ बताऊंगा। एक्चुअली क्या है ना, मार्केट में ज्यादा एक्सपोनेंशियल वाला यूज होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल और थोड़ा क्या है, और थोड़ा परफेक्ट है, मतलब ये इतना देर से जो कर रहे थे ये परफेक्ट नहीं है, अरे सर ये भी परफेक्ट है, ठीक है। आप तो पहले जो प्रैक्टिस करोगे ना कंपनी का, आप पहले सिंपल मूविंग एवरेज प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसके बाद आप एक्सपोनेंशियल में आना। तो पहले मैंने आपको इतना देर से सिंपल मूविंग एवरेज के पीछे का कहानी बता रहा था, अब मैं आपको एक्सपोनेंशियल वाला कहानी बताता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि कैसे करना है, ठीक है। अभी डिसीजन का टाइम नहीं आया, अभी तो बस सीखने का टाइम चल रहा है। जैसे ये सीखना कंप्लीट होगा, फिर प्रैक्टिस होगा और फिर डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। तरीका होता है ना हर चीज का, पहले सीखना पड़ता है, फिर उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है। नाउ 22 जुलाई 2014, चलो सर डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि भाई आपका 5 दिन का एवरेज चाहिए। तो ये प्राइस पॉइंट में आप देख सकते हो 240.6, 23 तारीख को 241.8, इस तरह से 1 2 3 और क्या डेटा पॉइंट चाहिए हमें, सब क्लोजिंग प्राइस का डेटा पॉइंट 28 तक का। तो 22 से लेके 28 का मुझे डेटा पॉइंट यहाँ पर मुझे फिर से मिला, मोस्ट प्रोबेबली आईटीसी वाला डेटा ही यहाँ पर फिर से पुट किया गया है। लेकिन ये यहाँ पर हम लोग इसको सिंपल नहीं करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं करेंगे, इसको ऐसे में कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको क्या करना है, ईएमए करना है, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या है, किस तरह से होगा, वेट कर लो, अब भी बताते हैं एक्सपोनेंशियल में क्या खेल चलता है, एक्सपोनेंशियल के पीछे क्या कहानी छुपा है। तो चलो सर छुपे हुए कहानी को ढूंढते हैं। When one calculate the average across these numbers, there is an unstated assumptions. कुछ unstated assumptions होते हैं जो कहा नहीं जाता। We are essentially giving each data point equal importance. क्या होता है नॉर्मली कि हर एक डेटा पॉइंट को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है, मीनिंग वी आर अज्यूमिंग दैट द डेटा पॉइंट ऑन 22 जुलाई इज एज इंपॉर्टेंट एज द डेटा पॉइंट ऑन 28 जुलाई। मतलब आप मेरा बात को समझिए, जब आप प्राइस पॉइंट को चूज कर रहे हो, हाँ, जैसे अनिमेश मुझे बार बार पूछ रहा था सर क्या करते हैं, कौन सा डेटा पॉइंट, क्या मतलब क्या 7 दिनों का लेना चाहिए, सैटरडे संडे आता नहीं आता। मैं बस एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए, तुम जब लास्ट 5 दिन का एवरेज कर रहे हो, 5 डेज ऐसे में निकाल रहे हो, तुम्हारे लिए 22 जुलाई का डेटा पॉइंट 240.6, कोई भी शेयर का दाम हो, ठीक है, 240.6 तुम्हारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है, 28 जुलाई का डेटा पॉइंट तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है तुम्हें, बताओ ना, आप लोगों को क्या फील हो रहा है? हाँ सर, हाँ, सिंपल सा फीलिंग आ रहा है ना कि 240 टका 60 पैसा जितना इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है मेरे लिए, 28 जुलाई का डेटा पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है, 250.2। बट सर ये सिंपल मूविंग एवरेज आपको ये इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा अलग लेवल में बात करता है। सर क्या अलग लेवल, वही तो आपको बताना है, ठीक है। तो चलो देखो कि एक्सपोनेंशियल इसको क्यों अलग लेवल में सोचता है।
सिंपल मूविंग एवरेज के टाइम पे आपका सोच, हमारा सोच कैसा होना चाहिए कि भाई इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल डेटा पॉइंट्स। बट व्हेन यू मूव ऑन टू एक्सपोनेंशियल केस, एक्सपोनेंशियल आपको हर डेटा पॉइंट को सिमिलर काइंड ऑफ वैलिडिटी मतलब इंपॉर्टेंस देना पसंद नहीं करता। क्यों? अभी समझ में आएगा क्यों। ठीक है, अब गहराई में जा रहे हैं सर, अब गहराई समझो। When it comes to market, this may not always be true. मार्केट के लिए 22 जुलाई का डेटा पॉइंट एंड 28 जुलाई का डेटा पॉइंट इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होता है। रिमेंबर द बेसिक assumptions ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का पहला 2, 3, 4 जो क्लासेस एकदम स्टार्टिंग वाला क्लास सभी ने किया होगा, ठीक है, जिसका मिस था उसने भी किया होगा, मुझे पता है कि बेसिक assumptions ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं। बोलते सर मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट हर चीज को डिस्काउंट कर देते हैं। दिस मींस द लेटेस्ट प्राइस दैट यू सी ऑन 28th ऑफ जुलाई, 28 जुलाई को तुम्हें जो प्राइस पॉइंट दिख रहा है ये डिस्काउंट कर देता है ऑल द नोन अननोन इन्फॉर्मेशन। जितना नोन इन्फॉर्मेशन है, जितना अननोन इन्फॉर्मेशन है, सभी इन्फॉर्मेशन को डिस्काउंट कर देता है, पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, आज के डेट में जो वैल्यू है वही इंपॉर्टेंट है। दिस ऑल्सो इंप्लाइज द प्राइस ऑन 28 इज मोर एक्यूरेट देन द प्राइस ऑफ 25th। मतलब 25 जुलाई को प्राइस जो था 28 का प्राइस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैक्रेड मींस और प्योर और करेक्ट। 28 तारीख को जो प्राइस दिख रहा है, ठीक है, वो प्राइस ज्यादा प्योर है करंट कंडीशंस के हिसाब से कंपेयर टू 25th। मैं यहाँ पर फंडामेंटल लेवल में बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ये गलतफहमी में पड़ जाओगे। फंडामेंटल लेवल में सर बात थोड़ा अलग होता है। सर कैसे बात कर लिया आपने, कंफ्यूज हो गए हम लोग। अरे रुक जाओ, देखो तो सर ये इन्फोसिस का जो फंडामेंटल डेटा पॉइंट्स आपके सामने हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा सभी कोई ढूंढते हैं। फंडामेंटल चूज करने के टाइम पे बंदा क्या ढूंढता है? बंदा सोचता है कि 1732 करंट इन्फोसिस का प्राइस चल रहा है, क्या ये प्राइस करंट प्राइस, ये जो प्राइस है क्या ये हायर लेवल में है कि लोअर लेवल में है? ये थोड़ा लंबा सोच के लिए है। टेक्निकल एनालिसिस इस तरह से नहीं सोचता, टेक्निकल थोड़ा अलग लेवल में सोचता है। जैसे यहाँ पर आप इंट्रिंसिक वैल्यू देख रहे हो सर, क्या सबको दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा मैं फंडामेंटल में आ गया बिकॉज प्राइस पॉइंट को लेके थोड़ा चर्चा में 2 मिनट कर रहा हूँ। क्या आप लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाई दे रहा है? जस्ट टेल मी सर। हाँ सर। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बड़ा हार्डकोर टॉपिक है। फाइनेंस में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, इवन फंडामेंटल एनालिसिस में भी इसके बारे में जबरदस्त चर्चा होता है। Intrinsic value is calculated value of the company and may differ from current stock price. If intrinsic value current market price से अगर ज्यादा है, intrinsic value अगर current market price से ज्यादा है, तो फिर मतलब क्या है कि current price जो है undervalued है। कौन सा undervalued? Intrinsic value ज्यादा है। मतलब अगर मानो कि ये intrinsic value क्या दिखा रहा है, ये ज्यादा है कि कम है? इंट्रिंसिक वैल्यू इससे कम है, इसका मतलब ये ओवर वैल्यूड है। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये ऑपोजिट होता तो इंट्रिंसिक वैल्यू इससे ज्यादा होता। इसका मतलब अगर ये 1732 में चल रहा है और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से फॉर एग्जांपल 1800, इसका मतलब कि ये 1800 तक तो कभी ना कभी जाएगा ही जाएगा, बिकॉज वो उसका ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है उसका। इंट्रिंसिक का मतलब होता है रियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, रियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू। नाउ अब ये बात आप टेक्निकल पे मत लगाइयो, ये अलग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है। वहां पर भी डिस्काउंट करना पड़ता है, वो भी टेक्निक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू से सिखाया जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह में सिखाया जाता है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू से कि किस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होता है। मैं अभी इस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि टेक्निकल और फंडामेंटल में कुछ जगह में सोच का थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अंतर आपको हर जगह में दिखेगा। नाउ पॉइंट इज दैट, चलो फंडामेंटल छोड़ देते हैं। मतलब वहां पर भी प्राइस पॉइंट को लेके बात चल रहा था कि भाई ये प्राइस सही है कि वो प्राइस सही है। बट यहाँ पर बात है कि मैं ये कह रहा हूँ सर कि 28 जुलाई का जो प्राइस पॉइंट है ये मार्केट के लिए टेक्निकल लेवल में मच मोर सैक्रेड प्राइस है कंपेयर टू 25th। अब इसको कैसे यूज करेंगे? गोइंग बाय दिस वन वुड लाइक टू असाइन वेटेज टू डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन द न्यूनेस ऑफ द डेटा। जो डेटा जितना न्यू है उसमें ज्यादा वेटेज देना चाहिए। जो डेटा जितना न्यू होगा वो डेटा को उतना ज्यादा वेटेज मिलेगा। जैसे डेटा पॉइंट ऑन 28 जुलाई गेट्स द हाईएस्ट वेटेज, 25th July gets the next highest weightage and 24th July gets the third highest weightage and so on.
मतलब जितना डेटा पॉइंट न्यू होगा उसका वेटेज ज्यादा होगा, और जितना डेटा पॉइंट पुराना होगा उसका वेटेज उतना पुराना हो जाएगा। वेटेज मतलब वैल्यू देना, ठीक है, वेटेज मतलब रैंकिंग करना, सिंपल बात है। वेटेज मतलब रैंकिंग करना, ओवरऑल में किसका वैल्यूएशन ज्यादा है, तो 28 का वैल्यूएशन ज्यादा माना जाएगा कंपेयर टू 25th। 25th से ज्यादा वैल्यूएशन दिया जाएगा, मतलब 25th से भी कम वैल्यू मिलेगा 24th को, इस तरह से। सबसे ज्यादा जो जितना न्यू होगा उसका उस डेटा पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। By doing this, I have essentially scaled the data points according to its newness. The latest data points get the maximum attention and the oldest data point gets the least attention. ये तो आप लोग भी मानोगे। लेटेस्ट डेटा प्राइस जो होता है उसमें ज्यादा लोगों का सोच होता है कि पुराने दाम पे ज्यादा सोच होता है, क्या लगता है? बस इन जनरल पूछ रहा हूँ, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में करंट प्राइस को ज्यादा अहमियत दिया जाता है कि पुराना प्राइस को ज्यादा अहमियत दिया जाता है ट्रेडिंग के टाइम पे? करंट प्राइस ऑब्वियसली, सभी लोग ऐसे ही बात करते हैं। अभी क्या चल रहा है, अभी दाम बताओ, 3 दिन पहले क्या था जरूरी नहीं है, अभी क्या दाम चल रहा है और आगे कहाँ जाएगा, इसी के पीछे हम लोग पागल होते हैं। अब यही पागलपंती तो है जिसके कारण हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज कैलकुलेटेड ऑन दिस स्केल्ड सेट ऑफ नंबर्स गिव्स अस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। deliberately skipped the EMA calculation part, अभी मैं थोड़ा सा skip कर रहा हूँ simply because most of the technical analysis software let us drag and drop EMA, ठीक है, on price। इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करता हूँ। We will focus on EMA's applications as opposed to its calculations। इसका calculations में ये क्या किस तरह से वेटेज देता है इसको थोड़ा सा मैं साइड रखता हूँ 2 मिनट के लिए, बाद में मैं इसके बारे में चर्चा कर लूंगा। बट नॉर्मल केस में सॉफ्टवेयर में डालने से वो EMA दिखा देता है, एवरेज कैसे किया, वेटेज कैसे दिया, वो सिंपल है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट इसका यूज कैसे है वो पहले देख लो आप, ठीक है। मतलब बेसिकली चाहे वो सिंपल मूविंग एवरेज हो या EMA हो, इसका यूज कैसे करना है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। इसी के बारे में मैं थोड़ा बात करता हूँ, फिर बाद में मैं आपको EMA का कैलकुलेशंस भी जरूरत पड़ने से एक बार शो कर दूंगा कि कैसे वेटेज कैलकुलेट करते हैं, वो भी बता दूंगा। Here is a chart of Cipla. I have plotted a 50-day SMA, ये SMA प्लॉट किया गया है, एंड 50-day EMA। SMA भी प्लॉट किया गया, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज भी प्लॉट किया गया 50 दिनों का, और 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लॉट किया गया। इसको ब्लैक लाइन में किया गया है, इसको रेड लाइन में किया गया है, और सभी को इस सिप्ला के क्लोजिंग प्राइस में किया गया है। दो बोथ SMA एंड EMA आर फॉर ए 50 डे पीरियड, SMA हो या EMA दोनों ही 50 दिन का है। You can notice that the EMA is more reactive to the price, hence it sticks to closer to the price। अब कैसे, अब यही तो बताना है आपको। थोड़ा सा जूम करता हूं, अब थोड़ा सा नजर दीजिएगा, क्या नजर आ रहा है सर? देखो तो रेड लाइन, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन आपको क्या डिनोट करता है? ये रेड लाइन आपको EMA डिनोट कर रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसी के नीचे ये ब्लैक लाइन है, नीचे ऊपर करके जहां जैसा मिला है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। क्या आपको ये दिखाई दिया? सिप्ला का करेंट मार्केट प्राइस जो है वो 460, सिंपल मूविंग एवरेज करके डेटा पॉइंट जो मिला है वो 420, एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करके जो डेटा पॉइंट मिला है वो 426.316। मैंने जानबूझ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन पार्ट अभी स्किप किया है, जरूरत पड़ने से मैं आपको फिर से इसका कैलकुलेशन पार्ट भी बता दूंगा, ठीक है। नॉर्मली सॉफ्टवेयर तो इसको डायरेक्टली बता देते हैं, बट मैं आपको जस्ट अभी इसका एप्लीकेशंस में फोकस कर रहा हूँ। आप पहले ये देख लो, कैलकुलेशंस पार्ट में बाद में करा दूंगा। सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्या आप डेटा पॉइंट देख पा रहे हो सर? 460 करंट प्राइस है, सिंपल मूविंग है 420 आया, लेकिन एक्सपोनेंशियल में 426 आया। हेलो, क्या ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बस इतना बताइएगा मुझे। हेलो, क्या मेरा आवाज कनेक्टेड है आप लोगों से? ओके, अब देखो सर, अब इस प्राइस पॉइंट से आप कैसे ट्रेड सेटअप करोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। द रीजन व्हाई EMA इज क्विकर टू रिएक्ट, अगर आप देखोगे कि ये थोड़ा रिएक्शन इसका ज्यादा है, ये क्विकर रिएक्शन देता है कंपेयर टू SMA। SMA इज नॉट बैड, बट इसका रिएक्शन पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, किसका? EMA का। करंट मार्केट प्राइस के साथ, करंट मार्केट प्राइस के साथ EMA का रिएक्शन जो है वो थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज EMA गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द मोस्ट रिसेंट डेटा पॉइंट्स। EMA रिसेंट डेटा पॉइंट्स को ज्यादा अहमियत या इंपॉर्टेंस देता है कंपेयर टू SMA। SMA हर एक पॉइंट को इक्वल लेवल में इंपॉर्टेंस देता है,
This helps the trader to take quicker trading decisions. Hence, for this reason, traders prefer to use the EMA over the SMA. Because EMA ज्यादा क्लोजिंग में आते हैं, मतलब करंट प्राइस अगर 460 चल रहा है तो ये में अगर आप देखोगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 427 जो 460 के ज्यादा पास है कंपेयर टू 412 या सॉरी 420 जो मूविंग एवरेज के थोड़ा और पीछे, 420 नहीं 400 कितना बोलेंगे, एक सेकेंड अभी मिला था 420, हाँ 420 इधर 427, तो कंपैरेटिवली ईएमए थोड़ा और क्लोजर है किसका, करंट प्राइस का। करंट प्राइस के थोड़ा ज्यादा क्लोजर है कौन, ईएमए। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, इसका क्लोजिंग देखो, इसका देखो, कौन ज्यादा क्लोज है, ऑब्वियसली ईएमए ज्यादा क्लोज है। तो बिकॉज ईएमए ज्यादा क्लोज होता है इसके कारण ट्रेडर ईएमए को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कंपेयर टू एसएमए। अब इसके पीछे यही रीजन है कि बिकॉज वो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड हो जाता है, ज्यादा रिएक्ट करता है कंपेयर टू एसएमए। अब इसके ऊपर डिपेंड करके आप बाई करोगे कि सेल करोगे ये कैसे पता करोगे, है ना, सभी से समझ में आ रहा है। अब सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मूविंग एवरेज इसके बारे में देखते हैं सब। मूविंग एवरेज कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज विद इट्स ओन मेरिट। व्हेन द स्टॉक प्राइस ट्रेड्स अबव इट्स एवरेज प्राइस, अगर स्टॉक प्राइस एवरेज प्राइस से हायर है, स्टॉक प्राइस अगर एवरेज प्राइस से हायर है, इट मींस ट्रेडर्स आर विलिंग टू बाय द स्टॉक एट ए प्राइस हायर देन इट्स एवरेज प्राइस। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का दाम एवरेज से ज्यादा चल रहा है, अगर स्टॉक प्राइस ट्रेड्स अबव इट्स एवरेज प्राइस, इट मींस द ट्रेडर्स आर विलिंग टू बाय द स्टॉक एट ए प्राइस हायर देन इट्स एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस से ज्यादा दाम में लेने के लिए कौन ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दे रहा है कि भाई जो एवरेज दाम चल रहा है उससे भी ज्यादा दाम पे मार्केट में चल रहा है, इसका मतलब ट्रेडर उसके बारे में क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है कि पेसिमिस्टिक है, बताइएगा। ट्रेडर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एवरेज प्राइस से भी ज्यादा चल रहा है, इसका मतलब ट्रेडर पॉजिटिव है प्राइस को लेके। दिस मीन्स ट्रेडर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट स्टॉक प्राइस गोइंग हायर, मतलब ट्रेडर को लगता है कि प्राइस इससे भी ज्यादा जाएगा। देयरफॉर वन शुड लुक एट बाइंग अपॉर्चुनिटीज, और इसीलिए सभी को बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिखता है जो बुल मार्केट बन जाता है। और बाइंग अपॉर्चुनिटीज में क्या मार्केट दिखता है, बुलिश मार्केट दिखता है। सिमिलरली ऑपोजिट क्या होता है, व्हेन द स्टॉक प्राइस ट्रेड्स बिलो इट्स एवरेज प्राइस, बिलो एवरेज प्राइस से भी नीचे चल रहा है, इसका मतलब इट मींस ट्रेडर्स आर विलिंग टू सेल द स्टॉक एट ए प्राइस लेसर देन इट्स एवरेज प्राइस, मतलब एवरेज प्राइस से भी कम दाम में बेचना चाहता है, जितना आए बेच दो, निकल जाओ यहाँ से, रखना नहीं है स्टॉक में, ज्यादा कोई डिमांड नहीं है अभी। दिस मींस ट्रेडर्स आर पेसिमिस्टिक अबाउट द स्टॉक प्राइस मूवमेंट, देयरफॉर वन शुड लुक एट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। बोलो सर, ये फंडा समझ में आया कि एवरेज प्राइस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके आप बाई करोगे कि सेल करोगे? सिंपल टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है। आप बाई करोगे कि सेल करोगे, उसका एक सिंपल एप्लीकेशन था ये वाला बात सबको समझ में आया? तो फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगा। हाँ ओके, अब इसका मैं और एप्लीकेशंस बताऊंगा, रुक जाइए। We can develop a simple trading system based on these conclusions. Trading system can be defined as set of rules and that help you identify entry and exit points. The most important questions, मतलब सभी के मन में चलता है भाई एंट्री कब लेना है और एग्जिट कब करना है, इसी के पीछे जिंदगी खत्म हो जाते हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं मिलता, भाई घुसना कहाँ है और बाहर कहाँ से निकलना है। मतलब स्टॉक परचेस तो कर लिए, बट कितना दिन होल्ड करना है, हाँ कितना दिन होल्ड करना है, होल्डिंग के लिए ही सारा का सारा सवाल। इतना सवाल होल्डिंग के पीछे पड़ा रहता है कि समझ नहीं आता कि होल्ड करे कि छोड़ दे। तो पॉइंट इज दैट कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके देखो सर, आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपका माइंड सेटअप एक होगा, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपका माइंड सेटअप अलग होगा, ठीक है। अगर आप स्काल्पर हो तो आपका माइंड सेटअप अलग होगा। अरे सिंपल सी बात है, स्काल्पर मतलब मिनट में खेलता है, मतलब काइंड ऑफ ऋषभ पंत टाइप। आप बात समझ रहे हो? ये ऋषभ पंत टाइप प्लेयर है जो स्काल्पर जैसे होते हैं, मतलब वो हर बॉल को हिट करता है, ठीक है, और हर बॉल में छक्का चौका लगाना चाहता है। इंट्राडे टाइप इट्स लाइक विराट कोहली टाइप, ठीक है, एक दिन खेलेगा जबरदस्त खेलेगा। स्विंग ट्रेडर टाइप कौन होते हैं? इस पुजारा टाइप, थोड़ा लंबा चलना पसंद करता है, थोड़ा लंबा चलना पसंद करता है, ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे, इतना हड़बड़ी नहीं करना है। इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे एक्टिविटी बना लेते हैं, 1 महीना 15 दिन 2 महीने का भी ट्रेड ले सकता है, माइंड सेटअप के ऊपर।
अब आप किस तरह का ट्रेडर हो, आपका माइंड सेटअप स्टॉक के लिए कैसा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अपने कैरेक्टर पे स्ट्रिक्ट रहिए सर, अपना कैरेक्टर को ना 2-2 मिनट में चेंज मत कीजिए। उस दिन वीरेंद्र सहवाग एक बहुत अच्छा बात कर रहा था, हम लोग सहवाग को जानते हो ना सर? अरे हम लोग सहवाग को तो जानते ही होंगे सब कोई। हाँ। तो वीरेंद्र सहवाग, वो इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा था तो मैं थोड़ा कमेंट्री सुन रहा था, तो पुजारा काफी दिनों से आउट ऑफ रन है। मतलब पुजारा जो है हमारा डिपेंडेबल बैट्समैन, जो 150 बॉल खेल के 20 रन बनाने वाला बैट्समैन है, लेकिन वो बॉलर को थकाते हैं। ठीक है, ओपोनेंट का जो मतलब क्या बोले सर, 150 बॉल खेल के 20 रन, प्रॉफिट एकदम नहीं करता है लेकिन ओपोनेंट को थका देता है। तो पुजारा लास्ट काफी मैचों में एवरेज है उसका 25, जो ऐसे बैट्समैन को शोभा नहीं देता जिसका एवरेज 45 है। वो लास्ट 10-15 मैच में 25 का एवरेज रन कर रहा है। तो एक कमेंटेटर दूसरे कमेंटेटर मतलब वीरेंद्र सहवाग को पूछ रहा है कि वीरू आप बताओ कि पुजारा को करना क्या चाहिए। तो सहवाग एक अपने स्टाइल में जवाब देता है, बोलता है कि पुजारा को वही करना चाहिए जो पुजारा को आता है। आप मेरा बात को समझिए। सहवाग बोल रहे क्यों, मतलब पुजारा टू मच डिफेंसिव प्लेयर है, मतलब वो बहुत ज्यादा डिफेंस करना पसंद करता है, मतलब इवन मारने वाले बॉल को भी वो डिफेंस ही करेगा। ये पुजारा का टेक्निक है, इतना ज्यादा डिफेंसिव प्लेयर, इट्स लाइक राहुल द्रविड़ से भी ज्यादा। तो सहवाग को पूछ रहे कि क्या उसको थोड़ा सा मतलब अटैकिंग होना चाहिए। सहवाग को पूछ रहे दूसरा कमेंटेटर, ठीक है, कि क्या पुजारा को, चेतेश्वर पुजारा को क्या थोड़ा सा अटैकिंग होना चाहिए, शायद उसका रन थोड़ा ठीक हो जाए। तो सहवाग बोलते हैं कि सहवाग खुद एक अटैकिंग प्लेयर है, वो हमेशा मारने वाला प्लेयर में से गिना जाता है और टॉप क्लास प्लेयर है। तो सहवाग बोलते हैं कि मैं वीरेंद्र सहवाग बना मेरे खुद के टेक्निक पे, मेरा टेक्निक ऐसा है, मेरा माइंड सेटअप ऐसा है। पुजारा बना है अपने टेक्निक पे, किसी कारण से हो नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निक बदल दे। आप जो हो आप वही हो, आपको अपने स्ट्रेंथ पे ही काम लेना चाहिए। दूसरे को कॉपी करके अपना स्ट्रेंथ को घुमा फिरा के, हाँ थोड़ा चेंज करके बहुत लोग कोशिश करता है बट अल्टीमेटली कुछ होता नहीं है, होता वही है जो आपका स्ट्रेंथ है। आपको पता है आपका क्या स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए ये पुजारा वाला जो बात सहवाग कर रहा था, आप किस तरह का ट्रेडर हो, आप किस तरह का इन्वेस्टर्स हो, आपको पता है। आप ये सब करते करते आपको और पता चलेगा, जितना मार्केट में प्रैक्टिस करोगे आपको और पता चलेगा कि भाई किस टाइप ऑफ, दूसरे के कहने पे कुछ ना कीजिएगा। ठीक है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, ऐसा करो प्रॉफिट ज्यादा करोगे, वैसा करो प्रॉफिट ज्यादा करोगे। आप देखो कि आप एक दिन में ज्यादा अच्छा खेलते हो कि 5 दिन में अच्छा खेलते हो या 2 हफ्ते में अच्छा खेलते हो, आप कैसा स्टॉक को समझ सकते हो। ठीक है, कि जैसे देखो यहाँ पर आपको मैं बता रहा था ना, ये जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन था कि एक महीने में रिलायंस के बारे में investing.com का मानना है कि ये स्ट्रॉन्ग बाई में चल रहा है। मैं भी मानता हूँ, आप लोग भी समझ रहे हो कि क्यों है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंट्राडे में देखो, लास्ट 1 घंटा में अगर देखो तो सेल के बारे में बताया जा रहा है। तो अब आपको पता है कि ये सच में सेल है कि नहीं है, लेकिन अगर आप 5 घंटा देखोगे तो बाई बोल रहा है, एक दिन देखोगे भी तो स्ट्रॉन्ग बाई, एक हफ्ता में भी स्ट्रॉन्ग बाई, एक मंथ में भी स्ट्रॉन्ग बाई, मतलब अभी रिलायंस खरीदने के लिए बोला जा रहा है। और लास्ट 5 दिनों में रिलायंस का अच्छा खासा मूवमेंट भी रहा है, ये आप लोगों को भी पता है अगर आप थोड़ा सा चेक करते हो तो सवाल क्या है, सवाल है कि आप ट्रेंड को पहचानो, स्टॉक का ट्रेंड को पहचानो, स्टॉक के बारे में फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग रखो अपने आप को, और उसमें अगर आप ट्रेड भी लेते हो तो आप सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। नाउ अब इसी पॉइंट को थोड़ा और गहराई में चलते हैं। We will now try to define one such trading system based on a 50-day exponential moving average. Remember, a good trading system gives you a signal. हम लोग सिग्नल के बारे में बात करते हैं ना, ये सिग्नल यही होता है। सिग्नल का और भी है, इंडिकेटर्स वगैरह और पढ़ेंगे आगे आगे चैप्टर्स में, बट ये सिग्नल का पहला बात तो यहीं से चालू होता है, एवरेज क्रिएट करके। ठीक है, सिग्नल टू एंटर ए ट्रेड एंड सिग्नल टू क्लोज आउट ऑफ ट्रेड। क्या आपको ट्रेड से निकल जाना चाहिए या आपको ट्रेड में आना चाहिए? सो बिग क्वेश्चन, signal to enter a trade and signal to close out of the trade. We can define the moving average trading system with the following rules. तो हमारे सामने 2 रूल काम कर रहा है, अगर आप लोग थोड़ा सा नजर डालोगे तो आपके सामने 2 रूल दिखेगा, दिख रहा है ना, रूल 1 एंड रूल 2। हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है रूल 1 रूल 2? यस सर। रूल 1 आपको क्या कहता है? रूल 1 आपको बाई, ओके, रूल 1 में क्या है, बाई। बाई मींस गो लॉन्ग व्हेन द करंट मार्केट प्राइस टर्न्स ग्रेटर देन द 50-day EMA। अगर करंट मार्केट प्राइस 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ज्यादा है तो वंस यू गो लॉन्ग, मतलब ऑब्वियसली एवरेज प्राइस से भी आपका मार्केट प्राइस हायर है, मतलब जो ट्रेडर है वो चाहते हैं कि
ये स्टॉक और लंबा जाने वाला है। एवरेज प्राइस से भी, मतलब प्राइस इतना ज्यादा है कि एवरेज प्राइस से भी ज्यादा है। लास्ट 5 दिन का, लास्ट 50 दिन का एवरेज प्राइस से भी ज्यादा है, मतलब ट्रेडर इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ज्यादा दाम देने के लिए भी रेडी है। उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के जा रहा है, फिर भी ज्यादा दाम देने के लिए राजी है। मतलब ट्रेडिंग के लिए अच्छा टाइम है। अब बात समझ रहे हो? दाम इतना ज्यादा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू को भी क्रॉस करके जा रहा है। इसका मतलब ट्रेडर उसके लिए दाम देने के लिए रेडी है, तो उसका एवरेज प्राइस से भी ज्यादा दाम देने के लिए रेडी है, तभी तो उसका दाम ज्यादा चल रहा है मार्केट में। अब ट्रेडर क्या देखता है? ट्रेडर देखता है यही अपॉर्चुनिटी, क्या मार्केट पॉजिटिव है या नहीं, क्या मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है या नहीं। तो यू शुड स्टे इन्वेस्टेड टिल द नेसेसरी सेल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब तक, कब तक आपको सेल नहीं करना चाहिए? जब तक सेल का कंडीशन क्रिएट नहीं होता। सवाल मन में आता है ना सर, कब छोड़ के निकल जाना चाहिए? तब तक ना छोड़ो जब तक सेल करने का कंडीशंस ना क्रिएट हो। सर कैसे पता चलेगा कि सेल का कंडीशंस आ गया? वेट, एग्जिट द लॉन्ग पोजीशंस। लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने के लिए बोला जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में? स्क्वायर ऑफ करना। स्क्वायर ऑफ करना मतलब अपना पोजीशन को क्लोज करना। मतलब अगर आप बाई किए थे तो अभी सेल करके क्लोज कर दो, या फिर अगर आप इंट्राडे करते हो, शॉर्ट सेलिंग के टाइम पे सेल किए थे तो बाई करके क्लोज कर दो, है ना। स्क्वायर ऑफ का मतलब दोनों होता है, बाई करके सेल करना जो नॉर्मली लॉन्ग पोजीशंस में होता है, और शॉर्ट करना, शॉर्टिंग में सेल करके बाई करने को स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। स्क्वायर ऑफ का मतलब सिंपल मतलब होता है कि अपना पोजीशन को क्लोज करना। आई होप क्लियर है सर? ना हो, ये स्क्वायर ऑफ वाला वर्ड बहुत पॉपुलर है मार्केट के लिए, दैट्स व्हाई बोल रहा हूं बार बार। व्हेन द करंट मार्केट प्राइस टर्न्स लेसर, जब मार्केट प्राइस लेसर देन 50 डे में हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा? अगर करंट मार्केट प्राइस 50 डे ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी लोअर जा रहा है, इसका मतलब आपका निकलने का टाइम आ गया है, ठीक है। उससे पहले ही अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा। तो करंट मार्केट प्राइस टर्न्स लेसर देन 50 डे ईएमए, तो अगर ऐसा सिचुएशन आपको दिखता है तो आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए, ठीक है। अब ये मूविंग एवरेज आपको सिंपल तरीके से समझाते हैं, एक सिंपल रूल 1 एंड रूल 2, कि कब पकड़ना चाहिए और कब छोड़ना चाहिए, मतलब कब एंट्री करना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए। और देखो सर साथ में तो ट्रेंड तो है ही, कि आप अगर ट्रेंड को समझ पाते हो तो आप ऑब्वियसली हाई प्राइस में जितना जल्दी सेल करके निकलोगे, मार्केट गिरने से पहले आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन कम से कम ये एक लाइन है आपका, लॉस तो नहीं खाओगे और प्रॉफिट बुक करके निकलोगे, कि अगर आपको दिखता है कि भाई करंट मार्केट प्राइस टर्न्स लेसर देन 50 डे में, तो आपको मार्केट मतलब स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना चाहिए। बोलो सर बात समझ में कुछ आ रहा है? मूविंग एवरेज की तरफ से रूल 1 एंड रूल 2 के हिसाब से एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, क्या कुछ बात समझ में आया? दिस इज बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या एसएमए के हिसाब से बात चल रहा है। बोलो सर, आप लोगों के जवाब के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? मुझे ना सुनाई दिया। हाँ अच्छा ठीक है। देखो हियर इज द चार्ट, ये चार्ट देखो, ये मजेदार, ये चार्ट से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग है। ये अंबुजा सीमेंट का एक चार्ट है, दिखाई दे रहा है क्या? अंबुजा सीमेंट का चार्ट दिख रहा है क्या आप लोगों को? ओके ये चार्ट देखिए, अंबुजा सीमेंट का जो इक्विटी है 207 रुपए में चल रहा है। कितने में? 207, 207.90, ये करंट प्राइस है। और इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 216.523 में है। मतलब आप समझ रहे हो कि एवरेज प्राइस से लो प्राइस में अंबुजा चल रहा है करेंटली। क्या करना चाहिए? एवरेज प्राइस से लो में चल रहा है, हाँ सेल करेंगे, बाय करना चाहिए, बाय हाँ बाय करना चाहिए। अगर पोजीशन हो तो एग्जिट करना चाहिए और साउंड थोड़ा कट रहा है किसी का, सुमन का शायद कुछ प्रॉब्लम है। हेलो अरे कौन? हाँ শুনতে পাচ্ছি, বলো। ওপেন পজিশন থাকলে তাহলে পেয়ার আপ করে দিতে হবে, আর যদি ফ্রেশ হয় তাহলে ওখানটা আমি শর্ট করতে পারি। ওকে শর্ট তো নিতেই পারি, অবভিয়াসলি শর্ট তো নেওয়া যেতে পারে, বাট যদি আমি লং পজিশনই ভাবি
अगर मेरा सोच लॉन्ग के लिए है तो फिर इन दैट केस हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन चलो देखते हैं यहाँ पर। ओके सुमन, আমি দেখছি খুব ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হচ্ছে, জানি না কেন হচ্ছে, মনে হচ্ছে কোনো মাইক্রোফোনের প্রবলেম। 207.90 207.90 दिस इज द करंट मार्केट प्राइस। लेकिन यहाँ पर जो एवरेज लाइन है मिला है हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करके, देखो यहाँ पर आपको B1 S1 B2 S2 B3 S3 इसको इग्नोर करने बोला है, ठीक है, दिस पॉइंट शुड बी इग्नोर्ड। B1 मतलब बाई, S1 मतलब सेल, B2 मतलब बाई, S2 मतलब सेल, B3 मतलब बाई, B3 S3 मतलब सेल, ठीक है। तो आपको बाइंग और सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हुआ है ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको अंबुजा सीमेंट का बता देगा। एकदम रियल लाइफ डेटा है, आप इसे अपने हिसाब से भी कैलकुलेट करके भी बाइंग सेलिंग कर सकते हो। नाउ लुक एट हियर, एकदम स्टार्टिंग से करते हैं लेफ्ट से। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू बाई ओरिजिनेटेड एट 165, पहला बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां मिलता है? 165 में। क्यों? हाईलाइटेड ऑन द चार्ट्स ऑन B1 at the rate 165, notice at point B1 the stock price moved to a point higher than its 50-day EMA। 50 दिन के एवरेज से ये प्राइस पॉइंट हायर में जा रहे हैं, मतलब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करके ये सॉफ्टवेयर से ही पता चल गया है कि लास्ट 50 दिन का जो एवरेज पॉइंट है ना, लास्ट 50 दिन का जो एवरेज पॉइंट है, उस एवरेज पॉइंट से ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट थोड़ा मूव कर रहा है, ठीक है। लास्ट 50 दिन के एवरेज पॉइंट से भी ज्यादा दाम में चल रहा है, ये पता चला है, जैसे हम लोग कैलकुलेट करना सीखे हैं ना उसी तरह से। अब यहाँ पर क्या पॉइंट हो गया कि अगर 165 जो मिला हमें B1 that is 165, notice at point B1 the stock price moved to a higher point than in that its 50-day EMA, hence as per the trading system rule we initiate a fresh long position, जिसके बारे में अभी मुझे बता रहा था, लाइक सुमन बता रहा था, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अगर मिलता है तो 165 जो है वो लास्ट 50 दिन के एवरेज प्राइस से ज्यादा है और इसके कारण फ्रेश पॉइंट मिल रहा है। गोइंग बाय द ट्रेडिंग सिस्टम वी स्टे इन्वेस्टेड टिल वी गेट एन एग्जिट सिग्नल, हमें तब तक रहना चाहिए जब तक हमें एग्जिट का सिग्नल नहीं मिलता। वी इवेंचुअली गॉट एट 187, हम लोगों को 187 का पॉइंट मिला, ये देखिए 187 में जाके आप देख सकते हो कि प्राइस पॉइंट में क्या हुआ, इसके बाद मार्केट क्या हुआ, कैंडल्स भी चेक कर सकते हैं आप कैंडल्स भी चेक कर सकते हैं, मार्केट डाउन हुआ ना, हेलो 187 के बाद थोड़ा देखिए मार्केट में किस तरह से बियरिश मूवमेंट आया, अरे आया कि नहीं आया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को या और जूम करना पड़ेगा मुझे, बोलिए। दिख रहा है ना? तो 187 में जाके आपको क्या पता चल रहा है कि नेक्स्ट जो एवरेज है स्टॉक का, वो एवरेज पॉइंट क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे जा रहा है, मतलब आपका एवरेज प्राइस 187 में लास्ट 50 डेज एवरेज पॉइंट से भी नीचे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक सेल बनता है। जैसे ही आपको ऐसा दिखे कि आपको स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना चाहिए, तो 187 में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट हो जाना चाहिए, 22 पर शेयर। ये खेल यहाँ पर खत्म था। जैसे ही आपको दिखा कि लास्ट 50 दिन का एवरेज प्राइस से कम जा रहा है प्राइस पॉइंट, तो आपको सेल करके निकल जाना चाहिए। तो ये 165 में आपने स्टार्ट किया था और आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया 187 में। अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है, जस्ट लुक हियर, यहाँ पर इस पॉइंट में मिला 178 में, इसके बाद आपको फिर से मूवमेंट दिखा, मतलब ये जो प्राइस पॉइंट है ये 178 लास्ट 50 डेज एवरेज प्राइस के बाद प्राइस पॉइंट में इंप्रूवमेंट आया है और इसके बाद ये इंप्रूवमेंट चला है, लेकिन फिर से मार्केट 50 डेज एवरेज में नीचे गिरने का सोच रहा है। मतलब अगर आप ये वाला पॉइंट में आइडेंटिफाई तो शायद नहीं कर पाओगे बिकॉज 50 डेज का एवरेज नहीं होता है, सबसे बेस्ट है तो यहाँ सेल कर देते हैं, बट ये 50 डेज एवरेज में अगर नहीं भी आपको काउंट करने में दिक्कत हो जाता है बिकॉज 50 डेज के अंदर होता नहीं है, तो 50 डेज पॉइंट में यहां पर आके आपको दिख रहा है कि प्राइस पॉइंट डाउन में जा रहा है, इसका मतलब 178 में बाय करके आपको सेल कर देना चाहिए 182 में, बिकॉज ये आपका एवरेज लाइन से भी नीचे जा रहा है, आपका प्राइस पॉइंट एवरेज प्राइस एक्सपोनेंशियल एवरेज प्राइस पॉइंट से भी नीचे जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन आपको स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए बिकॉज उसके बाद आप देख सकते हो कि कितना जोर से छलांग नीचे मारा है, यहाँ तक पहुंचा है स्टॉक का प्राइस, इवन 178 को भी नीचे छोड़ के नीचे आ गया। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो
क्या दिखाई दे रहा है जो मैं शो कर रहा हूं या फिर नहीं? देखो ना, 178 में अपने बाय किया था और बेस्ट होता यहाँ पर ये 50 डी EMA में नहीं आ रहा था, बट ये आपका 50 डी EMA, इसके बाद आपका प्राइस पॉइंट लोअर हो रहा है, एवरेज से भी नीचे जा रहा है, तो इस पॉइंट में आपको सेल के लिए सिग्नल दे रहा है कि सेल कर दो, बिकॉज ये 50 डे EMA छोड़ के जा रहा है, तो आप 182 में सेल कर दो, स्क्वायर ऑफ करके निकल जाओ। तो फिर 178 में बाय एंड 182 में सेल, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट थोड़ा कम ही हुआ है, कितना, 4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, 4% का प्रॉफिट हुआ है, बट प्रॉफिट हुआ है। आप समझ रहे हो कि नहीं? पहले वाला प्रॉफिट जैसे नहीं तो हुआ, 165 से 187 वाला प्रॉफिट नहीं हुआ, बट ये छोटा मोटा प्रॉफिट हो गया। समझ में आया कुछ? हेलो, इसके बाद आपको एक तीसरा अपॉर्चुनिटी मिलता है इस ट्रेड पैटर्न में, B3, जिसमें आपको अगेन 165 प्राइस पॉइंट मिलता है एंड सेलिंग प्राइस आपको मिलता है 215 में। कैसे? देखो, बाई पॉइंट 165 में एंड सेल पॉइंट 215 में। सर इस पर्टिकुलर पॉइंट को इग्नोर करने के लिए बोला है, बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट में किसी कारण से ये कैंडल्स नीचे आया था बट फिर से मूवमेंट लिया है, तो इसको इग्नोर कर दो। अगर कोई थोड़ा लंबा पैटर्न खींचना चाहता है तो, अगर कोई शॉर्ट बुकिंग करना चाहता है तो कर सकता है, वो यहाँ पर भी कर सकता है, बट मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पर इग्नोर करने के लिए बोला है। मैं मान के चला कि आप थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग में थे, ठीक है, तो इसमें आपको अच्छा खासा स्विंग मिला है और ये स्विंग आपको अच्छा प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके 215 के आसपास आके आपको सेलिंग पॉइंट क्यों हुआ है, बिकॉज वो फिर से आपका लास्ट मतलब EMA को, मतलब लास्ट 50 डेज एवरेज पॉइंट को नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर एक सेल का सिग्नल क्रिएट हो रहा है, तो ये आपको जबरदस्त प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप हमेशा 50 डेज एवरेज करके, 30 डेज एवरेज करके, 5 डेज एवरेज करके अपना स्विंग पैटर्न को देख सकते हो कि किस तरह से उसका मूव कर रहा है, ठीक है। अरे मूव करना होता है ना, बॉल जैसे मूव करते क्रिकेट में, वैसा यहाँ पर भी हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपके पास तीन खेल क्रिएट हुआ यहाँ पर, 165 में बाय, 187 में सेल, 22 का गेन, 13% का रिटर्न, 178 में बाय, 182 में सेल, 4 का गेन, 2.2% का रिटर्न, 165 में बाय, 215 में सेल, 50 का गेन, 30% का रिटर्न। अल्टीमेटली आप समझ रहे हो ना। अब कभी कभी आपको थोड़ा सा चुप भी रहना पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार भी आप प्रॉफिट गेन कर लो, कभी चुप रहना भी अच्छा बात होता है। तो फ्रॉम द अबव टेबल इट इज वेरी क्लियर दैट द फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेड्स प्रॉफिटेबल बट सेकंड ट्रेड वाज नॉट सो प्रॉफिटेबल. If you inspect why this happened, it is evident that during the first and third trade the stock was trending, but during the second trade the stock moved sideways. सेकेंड ट्रेड के टाइम पे स्टॉक में साइडवेज था. साइडवेज मतलब क्या, मूवमेंट नहीं है मार्केट में. आप बात देख सकते हो, मार्केट में मूवमेंट नहीं है, ये पॉइंट में मूवमेंट नहीं है, साइडवेज है. बट ये दोनों मूवमेंट में आपको ट्रेंड दिखा है. तो जब जब ट्रेंड मिलेगा तब तब ट्रेड लो, जब ट्रेंड नहीं दिखता ट्रेड मत लो. साइडवेज में प्रॉफिट ना भी हो सकता है या फिर स्मॉल प्रॉफिट बुक करोगे, बट ट्रेंड में करोगे तो हमेशा हाई प्रॉफिट बुक करोगे. जैसे रिसेंट ट्रेंड में अगर किसी ने रिलायंस में ट्रेड लिया है तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है ना, बिकॉज रिलायंस का ट्रेंड क्रिएट हुआ था. इसीलिए बोल रहा हूँ बात, रिलायंस में ट्रेंड क्रिएट हुआ था, ये सुनो. लास्ट 4-5 दिन में अगर आप रिलायंस का ट्रेंड देखोगे तो रिलायंस में ट्रेंड क्रिएट हुआ है. आप देख सकते हो कितना बार अप एंड डाउन हुआ है और उसमें मूवमेंट कितना अच्छे से दिया है रिलायंस ने. लास्ट 5 दिन का ही डेटा देख लो आप, एक हफ्ता लुक किया, ये देखो यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न भी क्रिएट हुआ था. देखो लंबा चलान मारा था 2140 से ऑलमोस्ट 2180. ठीक है, यहाँ बीच बीच में यहाँ पर फिर से देखो ये पॉइंट में फिर से अप गया था. मतलब इसमें क्या हो रहा है, मार्केट में ट्रेंड क्रिएट हो रहा है. मार्केट में ट्रेंड क्रिएट हो रहा है. जब जब मार्केट में ट्रेंड क्रिएट हुआ है तब तक इस स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट क्रिएट हुआ है. इवन आप लास्ट 1 मंथ के हिसाब से भी देख सकते हो. जो थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग किया है उसके लिए भी अच्छा खासा प्रॉफिट रहा है रिलायंस में, बिकॉज ये ट्रेंड क्रिएट हुआ है. आप समझ पा रहे हो कि नहीं? हेलो, हेलो सर बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बात? हाँ,
तो एग्जैक्टली मूविंग एवरेज को यूज करना है और मार्केट ट्रेंड को भी देखना है। अगर आप मूविंग एवरेज और मार्केट ट्रेंड को एक इक्वी लेवल मतलब इक्विलिब्रियम लेवल में रख के ट्रेड ले पाते हो ना, और साइडवेज को थोड़ा सा अगर तुम साइड में ही रखते हो, मतलब साइडवेज मार्केट मतलब मार्केट भी साइड में है, आप भी थोड़ा साइड में रह जाओ, ठीक है। देखो हमेशा गलती हो भी सकता है, लेकिन आप कितना स्मार्टली काम करते हो मार्केट में ये भी डिपेंड करता है। तो दिस लीड्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द मूविंग एवरेज। Moving average works brilliantly when there is a trend and fails to perform when the stock moves sideways. जब स्टॉक साइडवेज में जाएगा वो फेल करेगा, लेकिन जब ट्रेंड में रहेगा आप सॉलिड प्रॉफिट बुक करोगे। दिस बेसिकली मींस द मूविंग एवरेज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज अ ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न है। कुछ दिन पहले शुगर इंडस्ट्रीज में भी ऐसा खेल हुआ था। ये सुमन का शुगर का स्टॉक है सुमन के पास। हाँ सुमन, बलरामपुर चीनी, बलराम, हाँ बलरामपुर चीनी नहीं है मेरे पास। ये ऐसे तुम्हारे कहते हैं उद्धम शुगर है, रेणुका, रेणुका धामपुर शुगर और धामपुर, अवध शुगर। धामपुर, अच्छा धामपुर, धामपुर। देखिए शुगर के स्टॉक में भी रिसेंट ट्रेंड में क्या चल रहा है खेल, ये इथेनॉल प्रोडक्शन को लेके शुगर मतलब बेसिकली शुगर केन प्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, और इथेनॉल के कारण मार्केट में इसके लिए एक फिर से पॉजिटिव मूवमेंट बार बार क्रिएट हो रहा है। इवन लास्ट 1 वीक में आप देख सकते हो कैसे क्रिएट हुआ है। एक बार लग रहा है कि शुगर बहुत प्रॉफिट दे दिया और नहीं, लेकिन मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में ब्राजील का शुगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, ये एक रीजन। एंड इंडियन मार्केट में पेट्रोल डीजल में इथेनॉल का यूज, पेट्रोल डीजल में इथेनॉल का यूज इतना ज्यादा हो रहा है कि शुगर के स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप धामपुर में देख लो, ठीक है। लास्ट 1 मंथ में थोड़ा डाउनग्रेडेशन दिखेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था बिकॉज उस टाइम पे एक जबरदस्त ट्रेंड था, एक जबरदस्त ट्रेंड था। लास्ट 1 ईयर में एवरेज ट्रेंड तो बहुत जबरदस्त दिया है। रिसेंट ट्रेंड में थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ था, थोड़ा डाउन गया था, देख सकते हो आप अगस्त 10 में, फिर से देखो एक आप ट्रेंड लिया है, मतलब ट्रेंड क्रिएट हुआ है रिसेंटली। इसीलिए तो ये ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग्स। तो जब जब ट्रेंड दिखेगा तब तब ट्रेड लो, आपको मजा आएगा। इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक में भी, सपोज यही सेम स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म में हो, वही स्टॉक बार बार आपके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। एक ही स्टॉक को लेके खेलते खेलते भी आप बढ़ सकते हो इफ यू वांट ओनली। तो अल्टीमेटली हम लोग कुछ अल्टीमेट जंक्शन में पहुंच रहे हैं कि मूविंग एवरेज को यूज कैसे करना है। That basically means moving average in its simplest form is a trend following system. So please point to be noted, it's a trend following system. From my own personal experience of trading based on moving average, I have noticed a few important characteristics. क्या important characteristic मुझे मिला, मैं आपको बताता हूँ। First of all, moving average gives you many trading signals. आपको बहुत सारा ट्रेडिंग सिग्नल्स बाइंग एंड सेलिंग के लिए बताएगा। ड्यूरिंग साइडवेज मार्केट ऑल्सो, जब मार्केट में ऐसा कुछ नहीं रहेगा उसमें भी आपको देगा। मोस्ट ऑफ दिस सिग्नल्स रिजल्ट्स इन मार्जिनल प्रॉफिट इफ नॉट फॉर लॉसेस। However, usually one of those many trades result in a massive rally. उनमें से कोई एक तो आपको मैसिव रैली देगा, और एज ए स्मार्ट ट्रेडर आपको वही मैसिव रैली के लिए देखना है। जैसे B3 165 से लेके 215 हमारे करंट एग्जांपल्स में, ये आपको इंप्रेसिव गेन दे देगा। It would be very difficult to segregate the big winner from the many small trades. Exactly, ये थोड़ा प्रॉब्लम है मूविंग एवरेज का, कि आप पता कैसे करोगे हमेशा कि कौन सा स्मॉल ट्रेड देगा और कौन सा लॉन्ग ट्रेड। कभी कभी बहुत लंबा दे देगा, कभी कभी छोटा मोटा देगा, लेकिन इसका ये प्रॉब्लम है, सेग्रीगेट नहीं कर सकते। Hence, the trader should not be selective in terms of selecting signals that moving average system suggest. In fact, the trader should trade all the trades that system suggest. आप सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू से आपको जहां जहां सिग्नल मिलेगा, आपका कैलकुलेशन जहां जहां आपको बोलेगा, आपको हर चीज में करना चाहिए। आप सिलेक्टिवली नहीं कर सकते। ये मूविंग एवरेज का एक प्रॉब्लम भी है और ये मूविंग एवरेज का एक पॉजिटिविटी भी है, ठीक है। रिमेंबर द लॉसेस इज मिनिमम, ये वाला बात याद रखिएगा। Losses are minimum in a moving average system, but that one big trade is good enough to compensate all the losses and can give you a sufficient profit. लॉस खाओगे क्योंकि बार बार आपको सिग्नल आपको बहुत मिलेगा ना, तो कोई ना कोई सिग्नल तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते, सिलेक्टिव होने जाओगे तो बड़ा वाला चांस भी निकल जाएगा। ये मूविंग एवरेज का एक प्रॉब्लम भी है, आप सिलेक्टिव वे में नहीं जा सकते, आपको सारा का सारा ट्रेड लेना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम मतलब उसमें एक सुविधा भी है कि एक बड़ा छलांग मारेगा जो आपका सारा का सारा लॉस को कंपेंसेट भी करेगा। और क्या बात, द प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड इंश्योर्स यू आर इन ट्रेंड एज लॉन्ग एज द ट्रेंड लास्ट, समटाइम इवन अप टू सेवरल मंथ्स, है ना, समटाइम्स अप टू सेवरल मंथ्स। फॉर दिस रीजंस
मूविंग एवरेज कैन बी यूज्ड एज ए प्रॉक्सी फॉर आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज। अगर आप मूविंग एवरेज को समझते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी आपको मिलेगा। अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग है उसके साथ मतलब जबरदस्त आप उसमें कंबाइन बना सकते हो और सच में लॉन्ग टर्म छलांग मार सकते हो, पर्टिकुलर स्टॉक में भी या फिर दूसरे स्टॉक में भी। The key to moving average trading system is to take all the trades and not be judgmental about the signals being generated by the system. ठीक है, judgmental मत बनना। Here is another example of BPCL where moving average system suggested multiple trades during the sideways market. However, none of them were really profitable. However, the last trade result is 67% profit in about 5 months. देख लो आप लोग एक बार, बहुत सारा ट्रेड सिग्नल दिया है, ठीक है, लेकिन हर बार लॉस ही हुआ है क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली क्या हो गया, ये साइडवेज है ना यहाँ तक, ये लास्ट कुछ महीने में 5 मंथ का है, ये 5 मंथ का कम से कम 2 to 3 मंथ्स मार्केट पूरा साइडवेज रहा है। भारत पेट्रोलियम का, ठीक है, उस टाइम पे प्राइस 583 चल रहा था और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 566 चल रहा था। मार्केट प्राइस 583, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 566, एवरेज से मार्केट प्राइस ज्यादा चल रहा है, लेकिन ये सब जगह में आपको लॉस ही मिलेगा। बट ये लास्ट में जो एक छलांग मारा ना, ये आपको जबरदस्त प्रॉफिट देके गया 67%। मतलब यहाँ पर आप जितना छोटा छोटा लॉस किए हैं, लॉस का अमाउंट कम होता है साइडवेज मार्केट में, लेकिन एक लंबा छलांग मारोगे तो आपका ये लॉस भी कंपेंसेट हो जाएगा। आप यहाँ पर जजमेंटल नहीं बन सकते, सिलेक्टिव वे में काम नहीं कर सकते, सिलेक्टिव वे में काम नहीं कर सकते। अब बात समझ रहे हो? A move from 350 to 583 in 5 months, one big trade good enough to give you large profit. Not just in BPCL, even आप recent trend में आप इसमें भी देख सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, ये अपना क्या स्टॉक का प्राइस का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अब, क्या नाम है उसका, डीमार्ट का स्टॉक में देखो, डीमार्ट लास्ट 1 मंथ में गजब का इंप्रूवमेंट दिया है। ये देखो, ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, इवन इसके ऊपर केस स्टडीज भी किया था मैं जस्ट मोस्ट प्रोबब्ली 1.5 मंथ या 2 मंथ्स बैक मोस्ट प्रोबब्ली, ठीक है। उस टाइम पे 2800 में चल रहा था, 2800 में चल रहा था, 3643 में चल रहा है। तो आपको फंडामेंटल भी अगर आपका स्ट्रांग रहेगा ना, तो आप सही स्टॉक सही जगह में फाइंड आउट करोगे। एक आध स्टॉक, ज्यादा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए हार्डली मैक्स टू मैक्स कम से कम 4-5 स्टॉक, मिनिमम 5 to 10 स्टॉक्स, ठीक है, 4-5 से लेके 10 स्टॉक्स रखो और ट्रेडिंग के लिए कुछ वैसा ही 10 to 15 स्टॉक्स फाइंड आउट करके रखो और उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लो, ठीक है। आप देखना जो लॉन्ग टर्म में जिसके ऊपर आपने ट्रेड लेके रखा है उसी में आप इंट्राडे करोगे तो उसमें भी आपको प्रॉफिट जनरेट होना चालू हो जाएगा। बस ट्रेंड ख्याल करते रहना, मार्केट के साथ रहना, ओके। तो आप किसी की बात में आके कुछ ना करना, जो भी बोलेगा दूसरा मार्केट में सुनते रहो, उसको एनालाइज करते रहो और फिर उसके बेसिस में अपना जजमेंट करते रहो, ठीक है। तब जाके आप एक ट्रेडर की तरह, एक इन्वेस्टर की तरह सक्सेस बनते जाओगे। ये एक कॉन्सेप्ट है सर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम। इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में ही चर्चा करूंगा आप लोगों से कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम्स क्या है, उसके ऊपर बात करके और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कुछ कैलकुलेशन सिखा के फिर जाके मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में लेके जाऊंगा, ठीक है सर। फिर इंडिकेटर्स वगैरह बहुत कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंडिकेटर्स भी सीखेंगे, जो सॉफ्टवेयर इंडिकेटर दिखाते हैं ना सर, वो इंडिकेटर में भी बात करेंगे। बोलो सर, समझ में आया? हेलो, हाँ बोलो ज्योति, बोलो। प्रोसीड इंडिया करके एक शेयर है, वो क्या बहुत नाम प्रोसीड बताओ? इंडिया लिमिटेड, PRO, प्रोसीड इंडिया, प्रोसीड, SEE, हाँ प्रोसीड इंडिया, हाँ प्रोसीड, हाँ प्रोसीड इंडिया। हाँ सर, उसका शेयर बहुत अच्छा हुआ, मल्टी बैगर कंपनी प्रूव हुआ। अच्छा, मल्टी बैगर हुआ? हाँ लास्ट 1 मंथ में स्टॉक 9 रुपीज से 24 में गया है। देखना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा फंडामेंटल ढूंढो, मैं भी देखते कुछ बताता हूँ, ग्रुप में डिस्कस करो इसके बारे में, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ पता चला है तो ग्रुप में डालो, मैं देखता हूँ अगर मुझे कुछ मिलता है, उसका क्या बिजनेस है, क्या उसका फ्यूचर है उस बिजनेस का, क्या प्रोडक्ट क्या सर्विस का बिजनेस करता है, पता करो, पता करके
आप ग्रुप में बताओ, फिर मैं भी देखता हूँ, अगर मुझे कुछ मिलता है तो क्यों मल्टीपिगर हुआ है उसका भी पता चल जाएगा। हाँ सर, ओके सर। ओके, जो भी है ग्रुप में पूछो। फंडामेंटल हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग एक्टिव बनाओ ना, एक्टिव बनाते नहीं हो आप लोग। मैं तो सारा हफ्ता मुझे टाइम नहीं मिलता, बट जब मिलता है मैं कोशिश करता हूँ उसके बारे में बताने का। ठीक है, तो आप लोगों को जो मिलता है आप बताओ ना, उसके बारे में बात करो कि क्या है ये स्टॉक के बारे में, आप जो जानते हो आप वो बताओ, दूसरा जो जानेगा वो अपना बताएगा। इस तरह से अपना फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो जाएगा, टेक्निकल भी समझ में आएगा, ट्रेंड भी समझ में आएगा। ओके सर, हाँ ये स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, 7 टका से ऑलमोस्ट 24-25 में गया है, बट अभी करंटली फ्रीज होके रखा है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसका सर्किट छू गया ही है इसका, मोस्ट प्रोबेबली इसके बारे में कोई फोरकास्टिंग मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, देखना पड़ेगा कि क्या खेल है इसका, क्या बिजनेस करता है, क्या खेल है, देखना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, प्रोसीड्स ग्रुप में डालो दो ज्योति, देखना है, दोनों ग्रुप में दे देना। 1.45 से सर हुआ है। हाँ बोलो, क्या बोला विक्रांत? 1.45 में रजिस्टर्ड हुआ है सर दुकान में। अच्छा, 20 मई में सर, 20 मई को रजिस्टर हुआ है। हाँ बहुत अनयूजुअल, मतलब क्या होता है, अजीब टाइप का सर, समझ नहीं आ रहा है ये, मतलब जो मूवमेंट हुआ है। मूवमेंट मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं हुआ है कि क्या मूवमेंट है इसका। ठीक है, कुछ जो भी फंडामेंटल्स मिलता है उसके बारे में ग्रुप में डिस्कस करो टेलीग्राम में, और हम लोग व्हाट्सएप में मैं बताता हूँ जो भी मिलेगा। ओके अनिमेश, रोशनी, सुमन, क्लियर है ना सर? ओके, बोल अनिमेश, कुछ बोलेगा? बोल बोल, ठीक है, ओके ठीक है, फिर मूविंग एवरेज का चर्चा कीजिए सर, होमवर्क के तौर पे किसी भी कंपनी को उठाइए, उसका एवरेज एक्सेल सीट में बनाइए, और फिर उसके बारे में ग्रुप में भी बताइए, आप लोग खुद का भी प्रैक्टिस कीजिए, और मूविंग एवरेज के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स है नेक्स्ट क्लास में चर्चा जारी रहेगा। ठीक है, ओके, फंडामेंटल क्लास जिनका है कल होगा शाम को। ठीक है सर, ओके, टाटा, फिर बाय।